हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सीजे, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। आई नो मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे सीजे, हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई। हेलो वैंक्सन लवर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। जैसे कि आज कृष्णा देवान मल्लिक और उनकी सीजे का बर्थडे है, तो मेरी ये एफएफ उनको डेडिकेट है। एफएफ शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी लड़की चुप रहने का नाम नहीं लेती है, हमेशा बक 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 करती रहती है। उसको जितना भी चुप करा लो, वो बैकग्राउंड नॉइज़ देती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए एफएफ शुरू करते हैं। मेरे एफएफ का नाम है 65 नंबर 25। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पर कई सारे मेंटल पेशेंट को रखा जाता है। वहाँ पर कुछ पेशेंट शांत थे, कुछ पेशेंट रो रहे थे, कुछ पेशेंट खेल रहे थे और कुछ पेशेंट तो हाइपर हो रहे थे और इधर उधर सामान फेंक रहे थे। सिस्टर, वार्ड बॉय और डॉक्टर उनको संभाल रहे थे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, चहल पहल थी, लेकिन तभी एक सायरन की आवाज़ आती है। जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है, सारे पेशेंट एकदम शांत हो जाते हैं। डॉक्टर, सिस्टर और वार्ड बॉय वो भी शांत हो जाते हैं। सभी पेशेंट एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर एक कार आकर रुकती है। कार के अंदर से एक पर्सन बाहर निकलता है। उस पर्सन को देखने के बाद तो सारे पेशेंट डरने लगते हैं। तभी वह पर्सन डॉक्टर और सिस्टर के पास आता है और पेशेंट की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इन लोगों ने अपनी अपनी मेडिसिन ले ली? डॉक्टर और सिस्टर हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। कहते हैं कि हाँ डॉक्टर लैन, सभी पेशेंट को हम लोगों ने बेहोश करा दिया है और उनकी मेडिसिन भी दे दी है। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक डॉक्टर वांग जी के पास आता है और कहता है, सर एक न्यू पेशेंट आया है, रूम नंबर 25 में है, क्या आप उनको देख लेंगे? वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वांग जी अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है और वांग जी से कहती है, सर क्या आप प्लीज़ रूम नंबर 25 को देख लेंगे? वहाँ एक पेशेंट है जो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहा है, हमसे संभल नहीं रहा है। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी रूम नंबर 25 की तरफ जाने लगता है और रूम नंबर 25 का दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह हैरान हो जाता है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन तुरंत उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। गुस्से से वह उस पर्सन की तरफ देखने लगता है और कहता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेड पर खा रहे थे और वांग की तरफ देख कर आ रहे हैं। कहते हैं, वांग जी आ गए, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वांग जी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप क्या पागल हो गए हैं? आप ऐसे यहाँ पर क्यों आ गए हैं? लैंडकुरन फिर से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांग जी ये शायद पागलों का ही हॉस्पिटल है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वांग जी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन अंकल आप तो पागल नहीं हैं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंडकुरन फिर से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तो मैंने तुम्हें बताया मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वांग जी अभी भी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल सीरियसली मुझे बताइए मैटर क्या है? आप मुझसे यहाँ मिलने आए हो, वो भी एक पेशेंट बनकर। अब लैंडकुरन का फेस सीरियस हो जाता है और वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तो मैं क्या करूं? तुमसे मैं वैसे मिल नहीं सकता। जब भी मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता हूं, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे मिलते नहीं हो। मुझे तुमसे मिलना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे अपार्टमेंट में ही गया था, लेकिन वहाँ पर भी तुम नहीं रहते हो। तुम आखिरकार कहाँ रहते हो? फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे तुमसे मिलना है तो मुझे पेशेंट बनना पड़ेगा, और लेकिन तुम तो पागलों के डॉक्टर हो, इसलिए मुझे भी पागल बनना पड़ा और यहाँ आकर खुद को एडमिट करना पड़ा। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, आपके ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जिसकी वजह से आपको इस तरह की हरकत करनी पड़ी मुझसे मिलने के लिए? लैंडकुरन मुस्कुरा देते हैं और जल्दी से अपने जेब से कुछ तस्वीरें बाहर निकालते हैं और वांग जी की तरफ बढ़ा देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को पसंद किया है, तुम इनमें एक लड़की को पसंद करो, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। वांग जी लैंडकुरन के हाथ से उन सारी तस्वीरों को ले लेता है, लेकिन एक पल में ही उन तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। लैंडकुरन जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, वांग जी ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने इन सारी तस्वीरों को इकट्ठा किया था और तुमने एक पल में फाड़ दिया। कम से कम एक लड़की को तो पसंद कर लेते। वांग जी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी आप इसी तरह की हरकतें करते रहते हो। मुझे किसी लड़की को पसंद नहीं करना है अपने लिए। लेकिन तभी लैंडकुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? कोई तो लड़की तुम्हें पसंद आए, या तो तुम लड़के से शादी कर लो, मैं फिर भी राजी हो जाऊंगा। वांग जी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैंने अपने अपार्टमेंट में आपको बैन कर रखा है। मैंने ही जानबूझकर वॉचमैन को बोला है कि जब भी आप आएँ ये कह दे कि मैं घर पर नहीं हूँ।
लैनकुरन वांगजी की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम पूरे 30 साल के हो गए हो, अभी शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? वांगजी अपने अंकल की बात सुनकर अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। लैनकुरन कहते हैं कि वांगजी, सारी ज़िंदगी अकेले बिताना बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई तो चाहिए तुम्हें अपने साथ। अंकल, आपने भी तो शादी नहीं की है, क्या आपको ज़रूरत पड़ी है किसी की? लैनकुरन एक गहरी सांस लेते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ अब पड़ती है, अब एहसास होता है कि तुम्हारे साथ किसी का होना ज़रूरी है। उम्र की इस पड़ाव में आकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है वांगजी, मैं नहीं चाहता जो अकेलापन मैं महसूस कर रहा हूँ वो तुम भी महसूस करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में हो जो तुम्हारे सुख दुख को बांटे, तुम्हारे अकेलेपन को बांटे। वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है मैं शादी कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम वादा करते हो तुम शादी करोगे? वांगजी कहता है, हाँ वादा करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और अब आप यहाँ से निकलिए, ये एक पेशेंट का रूम है और आपने इस पेशेंट के रूम को कब्जा करके रखा है, और जाके अपनी ड्रेस भी चेंज कर लीजिए, आपने पेशेंट नंबर 25 का ड्रेस पहन रखा है। लेकिन जब ये सुनते हैं तो जल्दी से वॉशरूम में जाते हैं और अपनी ड्रेस चेंज करके वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने चेंज कर लिया है। वांगजी हूँ में अपना सर हिलाता है और उस रूम से बाहर चले जाता है। लैनकुरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लैनकुरन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी अभी कुछ ही देर में लंच टाइम होने वाला है, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूँ? वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, आप अभी घर जा रहे हैं, मैंने गगा को कॉल कर दिया है, वो आपको लेने आ रहा है। लेकिन वांगजी मुझे तुम्हारे साथ लंच करना था। वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी भी बहुत सारे पेशेंट को देखना है, आपकी वजह से मेरा कितना समय बर्बाद हो गया आपको पता है, और आप अभी इसी वक्त सीधे घर जाएंगे। वांगजी की बात सुनने के बाद लैनकुरन अपना मुंह बना लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, सिचन को बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर लैनकुरन वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अपना हेडसेट करता है और अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वांगजी जैसे ही अपने केबिन के अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे बुके रखे हुए थे। उन फ्लावर बुके को देखकर वांगजी अपना मुंह बनाकर अंदर आता है और वार्ड बॉय को बुलाता है। वार्ड बॉय जैसे ही वांगजी के केबिन में आता है, वांगजी वार्ड बॉय की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, ये सब क्या है? मेरे केबिन में इतने सारे बुके किसने रखे हैं? वार्ड बॉय कहता है, मुझे नहीं पता है सर। तभी मियान मियान वांगजी के केबिन में आती है और उन बुके की तरफ देख के कहती है, मैं बता सकती हूँ ये किसने रखा है। वांगजी हैरानी से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, किसने रखा है? मियान मियान कहती है, मैंने रखा है। अब वांगजी मियान मियान की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुमने रखा है, मगर क्यों? मियान मियान वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, एक्चुअली मैं जब मैं सुबह यहाँ आई थी ना, कुछ बुके यहाँ रखे हुए थे जिन पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, इसलिए उन बुके को मैंने तुम्हारे केबिन में रख दिया। मियान मियान की बात सुनने के बाद वांगजी और कुछ नहीं कहता, बस हूँ करके अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वार्ड बॉय की तरफ देखता है और कहता है, अभी इसी वक्त सारे बुके को उठाओ और कचरे के डब्बे में फेंक दो। मियान मियान जब ये सुनती है तो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? किसी ने इतने प्यार से तुम्हें ये बुके दिया है और तुम इन्हें कचरे के डब्बे में फेंक रहे हो। मियान मियान की बात सुनकर वांगजी हैरानी से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं इन फ्लावरों को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाऊं और अपने अपार्टमेंट को सजा दूं? मियान मियान कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुम इनको मुझे दे दो। वांगजी हैरानी से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, तुम इन बुके का क्या करोगी? मियान मियान मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं इन सबको वापस फ्लावर शॉप में ले जाऊंगी और बेच दूंगी। ये सारे बुके कम से कम 3 से 4 हज़ार युआन में तो सेल हो ही जाएंगे। वांगजी अभी भी हैरानी से मियान मियान की तरफ देख रहा था। मियान मियान मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम्हारे वजह से कम मुझे 4 या 5 हज़ार युआन का प्रॉफिट होगा। वांगजी कुछ कहने ही वाला था, फिर कहता है, वॉटेवर, जो करना है करो। मियान मियान वार्ड बॉय की तरफ देखती है और कहती है, ये सारे बुके मेरे केबिन में लेकर आओ। ऐसा कहकर मियान मियान वांगजी के केबिन से बाहर चली जाती है। वार्ड बॉय भी सारे बुके को लेता है और मियान मियान के केबिन में रख देता है। जब वांगजी के केबिन से सारे बुके हट गए थे तब जाकर वांगजी एक गहरी सांस लेता है और अपने चेयर पर बैठता है और अपने मन में सोचता है, मैं सचमुच यहाँ रहूँगा तो पागल हो जाऊँगा, मुझे तो मेरे घर वालों ने और इस मियान मियान ने पागल करके रख दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन देखना, मैं खुद ही पेशेंट बनकर अपने ही हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा हूँगा। यही सोचकर वांगजी गहरी सांस लेता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। टाइम स्किप करके लगभग 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। वांगजी जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है तो हर दिन की तरह वही होता है जैसे वांगजी के आने से होता है। वांगजी अपना हेड चेक करता है और अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। तभी एक डॉक्टर वांगजी के पास आता है और कहता है, सर, एक न्यू पेशेंट आया है रूम नंबर 25 में, क्या आप उसे चेक कर सकते हैं? वांगजी जब यह सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, ये अंकल फिर से आ गए। एक्चुअली में ये हॉस्पिटल लैनकुरन का ही था, इसलिए लैनकुरन जब मर्जी वांगजी के हॉस्पिटल में आ जाते थे एज ए पेशेंट।
और हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ लैन कुरेन को कुछ भी नहीं कह सकते थे। लैन कुरेन उस हॉस्पिटल के डीन थे, इसलिए वांग जी डॉक्टर की किसी बात का जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। तभी एक नर्स जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, सर रूम नंबर 25 में पेशेंट बहुत हाइपर हो रहा है, वो चीज़ों को उठा उठा के फेंक रहा है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या आप उसे देख सकते हैं? वांग जी अभी भी उस स्टाफ की तरफ देख रहा था और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी रूम नंबर 25 के पास जाता है और रूम नंबर का 25 का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ पर एक पेशेंट था जो चीज़ों को उठा उठा के फेंक रहा था। वांग जी जैसे ही ये देखता है तो वह उस पेशेंट की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वह पेशेंट ने एक फ्लावर वास अपने हाथ में ले रखा था और गुस्से में उसने वांग जी के सर पर दे मारा था। वांग जी के सर से निकलने लगा था। नर्स जब ये देखती है तो घबरा जाती है और कहती है, सर आपके तो हेड से खून निकल रहा है। वांग जी सर को छूकर देखता है तो वहाँ सचमुच खून निकल रहा था। वह पेशेंट अभी भी गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी अचानक वह रोने लगता है। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। तभी नर्स कहती है, सर उसके पास मत जाइए, वो चीज़ें उठा उठा के फेंक कर मार रहा है, वो आपको फिर से नुकसान पहुँचा देगा। वांग जी नर्स की तरफ देखता है और अपने हाथों के इशारे से उसे चुप रहने को कहता है। नर्स वांग जी का इशारा समझ जाती है, इसलिए वह चुप हो जाती है। वह पेशेंट रोते हुए वहीं पर बैठ जाता है और अपने घुटने को अपने सीने से छुपा लेता है और अपने सर को भी छुपा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी भी जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वह पेशेंट एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है, फिर से रोने लगता है। वांग जी उस पेशेंट की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह पेशेंट एक बार वांग जी की तरफ देखता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, मेरा नाम विहिंग है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है विहिंग, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम सामान को उठा उठा के क्यों फेंक रहे थे? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा मुझे घर जाना है, मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है, लेकिन कोई भी मुझे जाने नहीं दे रहा है। विहिंग तुम बीमार हो ना, इस वजह से तुम्हें यहाँ रखा गया है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा से मिलने दिया जाएगा। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी को विहिंग की स्माइल बहुत प्यारी लगती है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अब उठकर बेड पर बैठो, इस तरह नीचे मत बैठो। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बैठा देता है और नर्स की तरफ देखता है और कहता है, रूम क्लीनर को बुलाकर रूम को क्लीन कर दो। नर्स हाँ में सर हिलाती है। वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है, गग्गा आपकी सर पे तो चोट लग गई है ना? आई एम सॉरी, विंग आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन विंग के हाथों से गलती से आपको चोट लग गई। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे? आपके सर पे से तो कितना खून निकल रहा है। अब चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आपका इलाज करवाता हूँ। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इलाज खुद करवा लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग फिर से वांग जी के शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है, चलिए ना गगा, मैं डॉक्टर की फ़ीस दे दूँगा, मुझे मेरी मम्मा बहुत पैसे देती है, आपको पता है। ऐसा कहकर विंग ना अपने जेबों को टटोलने लगता है जहाँ पैसे हुआ करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे होते, जिस वजह से विंग परेशान हो जाता है और पागलों की तरह इधर उधर अपने पैसे ढूंढने लगता है और कहता है, पता नहीं कहाँ गए, मम्मा ने तो सुबह ही दिए थे, सारे पैसे खो गए। विंग गगा का इलाज कैसे करवाएगा? मम्मा गुस्सा होगी, मम्मा को अगर पता चला मैंने गगा को मारा है तो मम्मा डांटेगी मुझे। विहिंग ऐसा कहकर रोने लगता है। वांग जी विहिंग के पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरे इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद का इलाज खुद ही कर सकता हूँ। विहिंग रोते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सच्ची आप अपना इलाज खुद कर लेंगे ना? आप मेरी मम्मा से शिकायत तो नहीं करेंगे ना? मम्मा बहुत डांटेगी मुझे। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा से कोई भी शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन अभी तुम्हें आराम करना होगा, तुम आराम करो और अपनी मेडिसिन लो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी नर्स को वांग जी इशारा करता है। नर्स जल्दी से विहिंग की मेडिसिन लाकर विहिंग के हाथ में देती है और कहती है, इन्हें खा लो। विंग मेडिसिन की तरफ देखता है और अपनी नाव में गर्दन हिलाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, गग्गा ये दवाई बहुत कड़वी है, मुझे नहीं खाना। लेकिन वांग जी विंग से कहता है, दवाई तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। विंग कहता है, तो फिर आप ऐसा करें ना, जैसे मम्मा मुझे दवाई देती है उसके बाद मुझे चॉकलेट कैंडी देती है, क्या आप मुझे चॉकलेट कैंडी देंगे? वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है। तभी नर्स कहती है, हाँ हाँ देंगे, पहले मेडिसिन तो खाओ। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से मेडिसिन खा लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी के आगे अपने हाथ फैला देता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये क्या है? विंग कहता है, मेरी चॉकलेट कैंडी तो नहीं दी आपने, मैंने मेडिसिन खा ली है, जल्दी से मेरी चॉकलेट कैंडी दो ना।
तभी नर्स अपने साइड पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकालती है और विहिंग के हाथ में दे देती है और कहती है, ये लो तुम्हारी कैंडी। विंग उस लॉलीपॉप की तरफ देखता है और नर्स की तरफ देखने लगता है और गुस्से में आ जाता है और उस लॉलीपॉप को उठाकर फेंक देता है और नर्स की तरफ गुस्से में देखने लगता है और कहता है, मैंने गग्गा से मांगा था, आप क्यों दे रहे हो? मुझे आपकी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, मुझे गग्गा से लेना है। ऐसा कहकर विंग वांगजी के शर्ट को पकड़ के खींचने लगता है। वांगजी विहिंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ, मेरे कैबिन में रखा है, मैं तुम्हें अभी कैंडी ला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें शांत होकर बैठना होगा। विंग जब ये सुनता है तो वांगजी के शर्ट को छोड़ देता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर देता है और कहता है, अब तुम आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। नर्स भी वांगजी के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वांगजी नर्स की तरफ देखता है और कहता है, आपके पास और कैंडी है? नर्स हाँ में अपना सर हिलाती है। विहिंग की तरह कई ऐसे पेशेंट थे जो खाने के बाद लॉलीपॉप मांगते थे या कैंडी मांगते थे, इसलिए नर्स हमेशा अपने पॉकेट में कैंडी रखती थी। नर्स जल्दी से अपने पॉकेट से कैंडी निकालती है और वांगजी के हाथ में देती है। वांगजी उस नर्स से कैंडी ले लेता है और सीधे विंग के रूम में जाता है। विंग अभी भी खुद से ही बड़बड़ाया जा रहा था। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, ये लो तुम्हारी कैंडी। विंग जब उस कैंडी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से बेड से खड़ा होकर वांगजी को हग कर लेता है और कहता है, थैंक यू काका, थैंक यू। आपको पता है मुझे कैंडी खाने को कितना मन कर रहा था, मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपनी जीभ बाहर निकालकर वांगजी को दिखाने लगता है। वांगजी को विंग के ये एक्ट बहुत क्यूट लगते हैं। उसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अब तुम्हें तुम्हारी कैंडी मिल गई है ना, अब तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, गग्गा जो विंग को बोलेंगे विंग उनकी बात मानेगा। ऐसा कहकर विंग पर लेट जाता है, अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेता है। ये देखकर वांगजी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है और नर्स की तरफ देखता है और कहता है, इसका ध्यान रखना और इसकी फाइल मुझे ला कर दो, मुझे करना ये कौन है। नर्स हाँ में आती है। उसके बाद वांगजी अपने कैबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स वांगजी के रूम में आती है और वांगजी को विहिंग की फाइल देती है। वांगजी उसकी फाइल रीड करने लगता है। वांगजी विहिंग की फाइल रीड करता है तो उसे पता चलता है विंग का असली नाम विवुसियान है। विंग जब 8 साल का था तब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। विहिंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद विहिंग के अंकल आंटी ने विहिंग को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन विहिंग जब 18 साल का हुआ उसने डैड का बिजनेस संभाल लिया। अब विहिंग की एज 25 साल है। विहिंग अभी बी कॉर्पोरेशन का सीईओ है। उसकी सगाई हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से विहिंग की मेंटल हालत ऐसी हो गई है। अभी विहिंग की हालत एक 8 साल के बच्चे की तरह है। उसके मदर और का एक्सीडेंट हुआ था, विहिंग उसी स्टेज में पहुंच चुका है और विहिंग को पैनिक अटैक भी आता है। वांगजी को विहिंग के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी, जिस वजह से वांगजी को विहिंग के लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वांगजी ने भी अपने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था। अब उसके अंकल ही उसके सब कुछ थे, इसलिए वांगजी जानता था विहिंग को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि विहिंग की मेंटली हालत 8 साल के बच्चे की तरह हो चुकी थी। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांगजी अपने सारे पेशेंट को चेक कर चुका था। वांगजी अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइलें चेक कर रहा था, तभी वहाँ पर नॉक होती है। वांगजी कमिंग बोलता है तो वार्ड बॉय अंदर आता है और कहता है, सर वो पेशेंट 25 है ना, उनके गार्जियन यहाँ आए हैं। वांगजी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, गार्जियन? बोले हाँ, उनके अंकल आंटी आए हैं, उनको आपसे बात करनी है। वांगजी कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। वार्ड बॉय वहाँ से चला जाता है और विंग के अंकल आंट यानी जियांग फेमिया और मैडम यू को अंदर भेजते हैं। मैडम यू के साथ वेंचिंग भी थी, जो विहिंग की फियांसे थी। वे तीनों अंदर आते हैं। वांगजी उन्हें बैठने को बोलता है, वह तीनों बैठ जाते हैं। मैडम यू के तो आंखों में आंसू थे। वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, कैसा है मेरा बेटा? वांगजी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, अभी उसकी मेंटल हालत बिल्कुल 8 साल के बच्चे की तरह है। मैडम यू कहती, हाँ जानती हूँ, उसी एज में तो उसकी मॉम डैड की एक्सीडेंट हुआ था। उसे उस दिन के बाद से पैनिक अटैक आने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब उसका दोबारा एक्सीडेंट होगा तो वह उसी समय में पहुंच जाएगा। अभी वो अपने माँ बाप को बहुत याद कर रहा था, उसे घर में संभालना मुश्किल था, इसलिए हमने उसे यहाँ भेज दिया। हमने इस हॉस्पिटल का बहुत नाम सुना है, क्या मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? वांगजी मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, अभी तो हम फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसको पूरी तरह से ठीक करने की। मैडम यू जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है और जल्दी से वांगजी के पास आती है और वांगजी के हाथों को पकड़ के कहती है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तभी जियांग फेमिया वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हम विहिंग से मिल सकते हैं? वांगजी कहता है, हाँ, अभी वो फ़िलहाल गार्डन में खेल रहा है, आप लोग उसे दूर से मिल सकते हैं। ऐसा कहकर वांगजी वार्ड बॉय को अपने कैबिन में बुलाता है। वार्ड बॉय जब कैबिन में आता है तो वांगजी वार्ड बॉय की तरफ देखता है और कहता है कि ये लोग विहिंग से मिलना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें दूर से मिले, क्योंकि विहिंग कभी भी पैनिक कर जाता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वार्ड बॉय हाँ में सर हिलाता है।
उसके बाद उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है चलिए मेरे साथ मैं ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वार्ड बॉय आगे आगे जाने लगता है। जियांग फेमिया, मैडम यू और बेंचिंग उस वार्ड बॉय के साथ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वांग जी अपने केबिन में काम कर ही रहा था, तभी उसे विंग की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जैसे ही विंग की चीखने की आवाज़ सुनता है तो वह जल्दी से अपने केबिन से बाहर आ जाता है और गार्डन एरिया की तरफ जाने लगता है। गार्डन एरिया में जाकर देखता है विंग चीज़ों को उठाकर जियांग फेमिया, मैडम यू और बेंचिंग के ऊपर फेंक रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वह जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग जल्दी से वांग जी के पीछे छुप जाता है और कहता है गग्गा ये लोग बुरे लोग हैं, ये लोग मुझे लेने आए हैं, मैं नहीं जाने वाला इनके साथ। ऐसा कहकर वह वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग विंग को दूर से देखिए, लेकिन आप उसके सामने क्या कर रहे हैं। मैडम यू रोते हुए वांग जी के सामने आती है, कहती है मैं तो बस अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन पता नहीं अचानक इसे क्या हुआ, ये चीखने चिल्लाने लगा। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी के शर्ट को पकड़ कर खींचता है और कहता है गग्गा ये अच्छी औरत नहीं है, ये बहुत मारती है, मैं इसके साथ नहीं जाने वाला, ये मेरी माँ नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी जियांग फेमिया, मैडम यू और बेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है कि फिलहाल आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। विंग पैनिक कर रहा है, उसे संभालना होगा। अगर आप कुछ देर और यहाँ रहे तो विंग को पैनिक अटैक आ जाएगा, फिर उसके बाद उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैडम यू हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। बेंचिंग एक बार पीछे मुड़कर देखती है। विंग अभी भी वांग जी को पीछे से हक करके खड़ा हुआ था और जिसे देखकर वेनकिन अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मेरे पीछे से सामने आओ। विंग नाम में अपना सर हिलाता है क्योंकि विंग ने अभी भी वांग जी को कस के हक करके रखा हुआ था। विंग का हाथ जल्दी से वांग जी छुड़ाता है और उसे सामने खड़ा करता है और कहता है क्या हुआ था तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गग्गा मैं सच बोल रहा हूँ, वो औरत अच्छी नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वो अच्छी नहीं है, लेकिन पहले ये बताओ तुमने अपनी आज की मेडिसिन ली। विंग नाम में सर हिलाता है। वांग जी कहता है ऐसा क्यों, तुमने अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ली। विंग कहता है गग्गा आपने तो मेरे को कैंडी ला के नहीं दी, जब तक आप मुझे कैंडी ला के नहीं दोगे मैं नहीं खाऊंगा। वांग जी विंग की बात सुनकर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर अपने पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकालता है और विंग के हाथ पे देता है और कहता है अब तुम अपनी मेडिसिन खा लो। विंग जब लॉलीपॉप देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। जल्दी से वह वांग जी के हाथ से उस लॉलीपॉप को ले लेता है और कहता है ठीक है गग्गा, मैं जाकर मेडिसिन खा लेता हूँ। ऐसा कहकर वह नर्स के पास जाता है और कहता है आंटी मेरी मेडिसिन कहाँ है। जब वो नर्स ये सुनती है तो वो अपना मुंह बना लेती है क्योंकि उसकी एज विंग से भी कम थी। वह अपने मन में सोचती है सीरियसली मैं इसको आंटी नज़र आती हूँ। उसके बाद नर्स विंग की मेडिसिन विंग को देती है। विंग जल्दी से मेडिसिन खा लेता है और उसके बाद जल्दी से लॉलीपॉप खोलकर खाने लगता है। वांग जी कुछ देर वहाँ खड़ा था, उसके बाद वह अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। विंग भागकर वांग जी के पास आता है और वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है, आई मीन डॉक्टर कोट को। वांग जी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। हैरानी से वह विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुमने मेरे कोट को क्यों पकड़ा है। विंग कहता है गग्गा मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगा। वांग जी कहता है विंग मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। विंग अपने नाम में गर्दन हिलाता है और कहता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगा। वांग जी अपना हेड चेक करता है और कहता है विंग मैं अपने काम से जा रहा हूँ, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, मुझे फाइलें चेक करनी होगी, तुम वहाँ पर क्या करोगे। मैं वहाँ जाकर खेलूँगा, मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, पिंकी प्रॉमिस। ऐसा कहकर विंग अपनी छोटी उंगली को वांग जी की छोटी उंगली से पकड़ लेता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वांग जी आगे आगे जाने लगता है। विंग ने अभी तक वांग जी की छोटी उंगली को नहीं छोड़ा था, वह भी वांग जी के साथ जाने लगता है। पूरा हॉस्पिटल विंग और वांग जी को देखकर हैरान थे क्योंकि विंग एक ऐसा इकलौता पेशेंट था जिस पर वांग जी थोड़ी नरमी से बात कर रहा था, नहीं तो वह हर पेशेंट के साथ कोल्ड बन जाता है। वांग जी विंग को लेकर अपने कैबिन में आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम जाकर काउच पर चुपचाप बैठो, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है और काउच पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी अपना काम करने लगता है। विंग थोड़ी देर तो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन कुछ ही देर में वह बोर होने लगता है तो वह उठकर इधर उधर की चीज़ें छूने लगता है। लेकिन जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है, वांग जी सिर्फ करता है। विंग जल्दी से जाकर फिर से काउच पर बैठ जाता है और अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। धीरे धीरे विंग पर मेडिसिन का असर होने लगा था, जिस वजह से विंग को नींद आ रही थी। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और अपनी पलकें झपका रहा था। वांग जी जब देखता है विंग को नींद आ रही है तो वह विंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ विंग,
विंग अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, पता नहीं गगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता। वांगजी जब विंग की इस तरह की बातें सुनता है तो विंग से कहता है, नहीं विंग, तुम्हें सोना पड़ेगा, चलो मैं तुम्हारे रूम तक तुम्हें छोड़ आऊँ। विंग नाम में सर हिलाता है, लेकिन वांगजी उसकी बात नहीं मानता और विंग का हाथ पकड़कर उसे काउच से खड़ा कर देता है और विंग को उसके रूम में ले जाता है और बेड की तरफ इशारा करके कहता है, जाकर सो जाओ। विंग नाम में अपनी गर्दन हिलाता है और वापस से वांगजी के कोट को पकड़ लेता है। वांगजी कहता है, तुम बात बात पे मेरे कोट को क्यों पकड़ लेते हो, छोड़ो इसे। विंग फिर से नाम में सर हिलाता है और कहता है, अगर मैंने आपके कोट को छोड़ दिया तो आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है तो कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम जाकर पहले लेट जाओ। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है। वांगजी वहीं से एक टूल लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और प्यार से विंग के सर को थपथपाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही विंग को नींद आ जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग सो चुका है तो वह जल्दी से विंग के रूम से बाहर निकल आता है। विंग के रूम से बाहर आ जाने के बाद वांगजी कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है और विंग के रूम की तरफ देखने लगता है और फिर अपने मन में कुछ सोचता है। उसके बाद वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और लेन सिचन को कॉल कर देता है। लेन सिचन अपना कॉल पिक करते हैं तो वांगजी कहता है, गगा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, वांगजी, इतने दिनों बाद तुमने मुझे फ़ोन किया, ना हालचाल पूछा, सीधे कह दिया एक ज़रूरी काम है। वांगजी अपने गगा की बात सुनकर इरिटेट होता है और कहता है कि गगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ वांगजी, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी। वांगजी एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, मैं अभी आपको एक पिक भेज रहा हूँ, इस पर्सन के बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज़ मुझे बताइएगा। कहते हैं, ठीक है वांगजी, मैं पता करवाता हूँ और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। वांगजी में अपना सर हिलाता है और फ़ोन को काट कर देता है। लेन सिचन इस चीज़ से इरिटेट हो जाता है और कहते हैं, सीरियसली इसने मेरे से बात की, वो भी 6 महीने बाद, ना तो इसने अपने बारे में कुछ बताया और ना हमारे बारे में कुछ पूछा, ये तो बस नहीं ख्यालों की दुनिया में रहता है, ये हमेशा से ही रूड था। ऐसा कहकर लेन सिचन अपना चेक करते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन वांगजी काम बोल यहाँ टाइम कीप करके एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाते हैं। वांगजी अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहा था, तभी लेन सिचन वांगजी के कैबिन में आते हैं और कहते हैं, वांगजी कैसे हो तुम? वांगजी अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हो? लेन सिचन मुस्कुरा देते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहकर लेन सिचन एक फ़ाइल वांगजी की तरफ बढ़ा देते हैं। वांगजी उस फाइल की तरफ देखता है और उसके बाद लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, क्या है इस फाइल में? लेन सिचन कहते हैं, कुछ दिन पहले तुमने किसी की पिक भेजी थी ना, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन है इसमें। वांगजी में अपना सर करता है और कहता है, इस फाइल को तो आप किसी की भी हाथ में मेरे पास भिजवा देते, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो अपना मुँह बना लेते हैं और कहते हैं, सीरियसली तुम 6-7 महीने से घर नहीं आए हो, हमसे मिले नहीं हो, क्या मैं अपने भाई से मिलने भी नहीं आ सकता? वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं है गगा, आप बहुत बिजी रहते हो, आपको तो ऑफिस भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। लेन सिचन अभी भी अपना मुंह बनाकर वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल सही कहते हैं, तुमसे अगर मिलना हो तो पेशेंट बन के आना पड़ेगा। वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं है गगा, आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं, और वैसे भी ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है जहाँ आप पेशेंट बनकर आएँ और मुझसे मिल लें, ये पागलों का हॉस्पिटल है, तो आपको भी पागल बनकर आना पड़ेगा। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो जल्दी से अपने बालों को बिगाड़ लेते हैं और अपने कपड़े थोड़े बहुत इधर उधर से बिगाड़ कर कहते हैं, इस तरह से आने से हो जाएगा ना? वांगजी अपना हेड चेक करता है और कहता है, सच में मुझे लगता है मेरी पूरी की पूरी फैमिली पागल है। तो लेन सिचन सुनते हैं तो हंसते हैं और कहते हैं, तो फिर एडमिट कर लो मुझे। वांगजी कहता है, गगा आपके जाने का वक्त आ चुका है, आप अब यहाँ से जाइए, इससे पहले कि मैं खुद पागल हो जाऊँ। लेन सिचन जब ये सुनते हैं तो जोर जोर के हंसने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है जा रहा हूँ यहाँ, मुझे पता है तुम ज़्यादा देर मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऐसा कहकर लेन सिचन कैबिन से बाहर चला जाता है। लेन सिचन के वहाँ से जाते ही वांगजी अपना हेड चेक करता है और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और विंग की फाइल लेकर रीड करने लगता है। तो वांगजी को पता चलता है कि विंग का उनके अंकल आंटी के साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। कहने के लिए उसके अंकल आंटी ने विंग को अडॉप्ट किया है, लेकिन विंग की अडॉप्टिव फैमिली विंग के साथ उसी के मेंशन में रहती है। अब वांगजी समझ चुका था कि विंग के उसके अंकल आंटी से रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हैं। विंग की फाइल में विंग के पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ था और उसकी लव लाइफ के बारे में भी, कि वैनकिंग उसकी बचपन की दोस्त थी, धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया, फिर उन दोनों ने सगाई कर ली। इन्हीं दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले विंग का ये एक्सीडेंट हो गया जिससे विंग की मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई। विंग की फाइल पढ़ने के बाद वांगजी सोच में पड़ जाता है कि विंग की एक्सीडेंट क्या सच में हुआ था या उसका एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया था। वांगजी यही सोच रहा था
तभी उसे विहिंग की आवाज़ सुनाई देती है। गग्गा, आप क्या कर रहे हो? वांगजी विहिंग की आवाज़ सुनकर विहिंग की तरफ देखता है, कहता है, विहिंग तुम यहाँ कर रहे हो? विहिंग वांगजी की देखता है, रोने लगता है और कहता है, गग्गा मुझे घर आना है, मुझे मम्मा डाडा की याद आ रही है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ आप मुझे मेरे घर छोड़ आइए। वांगजी विहिंग को इस तरह से रोता देखकर जल्दी से विहिंग के पास आता है और उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुम्हारे मॉम बाहर गए हैं ना, मैंने तुमको बताया था ना। विहिंग रोते हुए ना में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, अब मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझसे मिलने भी नहीं आते, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गग्गा मुझे जाना है घर। वांगजी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं विंग, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कल ही मुझे फ़ोन किया था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम तो सो रहे थे, इसलिए मैंने कहा विंग अभी सो रहा है, जब जागेगा तब उससे बात कर लेना। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है, सच्ची गग्गा, मेरे मम्मा दादा ने आपके पास फ़ोन किया था? वांगजी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वांगजी अपने पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकालता है और विंग के हाथ में देता है और कहता है, विंग ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। विंग जब ये देखता है तो खुश हो जाता है और जल्दी से वांगजी के हाथ से उस लॉलीपॉप को ले लेता है और उसके रेपर को खोलकर खाने लगता है। वांगजी ये देखकर अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर से अपने चेयर पर जाकर बैठकर काम करने लगता है। विंग भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है और वांगजी को देखने लगता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। विंग जब भी पैनिक होता है या अपने मॉम डैड को याद करता है तब वांगजी कोई ना कोई बहाना करके विंग को टाल देता है और विंग के साथ समय बिताता है। विंग को अब वांगजी बहुत अच्छा लगने लगा था। वो वांगजी को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वांगजी किसी से बात करता था तो विंग को बहुत बुरा लगता था। कभी कभी तो वो रोने लगता था वांगजी के सामने जाकर। सारा दिन वांगजी के डॉक्टर कोट को पकड़कर घूमता रहता था। वांगजी जहाँ जहाँ जाता था विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता था। वांगजी कभी कभी इरिटेट हो जाता था, लेकिन वह जानता था कि उसे विंग को बहुत प्यार से संभालना होगा, क्योंकि विंग का माइंड भी 8 साल के बच्चे की तरह है, उस पर वह गुस्सा नहीं कर सकता। अगर किसी दिन वांगजी हॉस्पिटल नहीं आता था तो विंग सारा दिन ही रोता रहता था, अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था। और जब अगले दिन वांगजी वापस आता था तो विंग गुस्से में वांगजी से बात नहीं करता था। वांगजी को बहुत मुश्किलों से विंग को मनाना पड़ता था। एक दिन वांगजी अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी मियानमैन उसके पास आती है और उसके साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। तभी विंग अचानक से वांगजी के केबिन में आ जाता है और मियानमैन और वांगजी को इतने करीब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे जेलेसी फील होती है। वह गुस्से से मियानमैन की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। कि अगले दिन मियानमैन अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रही थी। मियानमैन को भूख लगी तो उसने अपने लिए इंस्टा नूडल बनाया और वहीं पर रख दिया। तभी एक नर्स आकर मियानमैन को बुलाती है और कहती है, मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। मियानमैन हाँ में सर हिलाती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। तभी विंग मियानमैन के केबिन में आता है और इंस्टा नूडल को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। वह जल्दी से मियानमैन के इंस्टा नूडल को खा लेता है और उसकी जगह अर्थ बॉम्ब उसके अंदर रख देता है, जिसे उसने हॉस्पिटल के गार्डन से इकट्ठा किया था। विंग जल्दी से मियानमैन के केबिन से बाहर जाने लगता है। तभी अचानक विंग पीछे मुड़कर देखता है और मियानमैन की चेयर के पास जाता है और एक डेविल स्माइल करता है और जल्दी से अपने मुंह से एक च्युइंगम निकालता है और मियानमैन की चेयर पर चिपका देता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ में मियानमैन अपने केबिन में वापस आ जाता है और जल्दी से जाकर चेयर पर जाती है। थक चुकी थी इसलिए अपना सर पीछे करके थोड़ी लेटी रहती है, लेकिन तभी उसे अचानक याद आता है उसे तो भूख लगी थी। वह अपने इंस्टा नूडल की तरफ देखती है और कहती है, अब तक तो ये ठंडे हो गए होंगे। कहती कोई मैं ठंडे ही खा लूँगी। ऐसा कहकर इंस्टेंट नूडल अपने साइड लेती है और चॉपस्टिक अपने हाथ में लेती है। तभी अचानक मियानमैन का रिंग करता है। मियानमैन जल्दी से फ़ोन पिक करती है और फ़ोन पर ही बातें करते हुए इंस्टा नूडल के ढक्कन को खोलती है और अपने चॉपस्टिक से नूडल्स लेती है। मियानमैन इस बात का ध्यान नहीं देती कि उसमें क्या है, लेकिन तभी अचानक मियानमैन की नज़रें चॉपस्टिक पर जाती है जिस पर नूडल हिल रहे थे। मियानमैन यह देखकर चीख पड़ती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ आसपास के नर्स वार्ड बॉय सुन लेते हैं और जल्दी से मियानमैन के केबिन में आ जाते हैं। मियानमैन ने उस इंस्टा नूडल के डब्बे को फेंक दिया था। सभी लोग आकर उस डब्बे की तरफ देखते हैं। मियानमैन डरते हुए कहती है, ये सब क्या है, मेरे इंस्टा नूडल अर्थ बॉम्ब में कैसे चेंज हो गए। तभी एक नर्स की नज़र मियानमैन के बालों पर जाती है जहाँ च्युइंगम लगा हुआ था। वह नर्स मियानमैन को इशारा करती है और कहती है, मैम आपके बालों में च्युइंगम लगा हुआ है। मियानमैन जब यह देखती है तो हैरान हो जाती है और वह चिल्लाते हुए कहती है, ये सब किसने किया है। विंग भी डोर पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और एक डेविल स्माइल कर रहा था और अपने मन में कहता है, चुड़ैल कहीं की, डायन कहीं की, सपोली कहीं की, तू मेरे गगा के करीब आएगी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तभी वांगजी भी इतना शोर शराबा सुनकर मियानमैन के केबिन में आ जाता है और कहता है, मियानमैन ये सब क्या है, तुम चिल्ला क्यों रही हो। मियानमैन वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, देखो ना वांगजी, किसी ने मेरे इंस्टा नूडल में अर्थ बॉम्ब मिला दिया है और देखो मेरे चेयर पर भी
च्युइंगम चिपका दिया, जिस वजह से ये च्युइंगम मेरे बालों में चिपक गया है। अब मुझे अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। वांगजी इधर उधर देखने लगता है। तभी वांगजी की नज़र विहिंग पर जाती है, जो डेविल स्माइल कर रहा था। वांगजी यह देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यह हरकत विहिंग नहीं है, और विहिंग को घूर घूर के देखने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांगजी उसे देख रहा है तो विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। विंग जल्दी से अपने रूम में आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी भी विंग के रूम में आ जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांगजी देख रहा है तो वह अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। तभी वांगजी उसके पास आकर बैठता है और कहता है, विंग तुमने ये सब क्यों किया? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। वांगजी की तरफ गुस्से से लगता है। विंग ये देखता है कि गुस्से से देख रहा है तो वह रोने लगता है और कहता है, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। वांगजी विंग की तरफ देखता है और अपनी सीरियस आवाज़ में कहता है, तुम झूठ कब से बोलने लगे हो विंग? तुम तो अब मेरे से झूठ नहीं बोलते हो ना? सच सच बताओ, तुमने म्यान म्यान के इंस्टेंट नूडल में अर्थ बॉम्ब क्यों मिलाए और उसकी चेयर पर च्युइंगम क्यों लगाई थी? वांगजी की ऐसी भारी आवाज़ सुनकर विंग डर जाता है और रोने लगता है और कहता है, मैंने किया है क्योंकि वह मेरे गगा के करीब आ रही थी। वो गगा को टच कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो आपको टच करे गगा, इसलिए मैंने उनके इंस्टेंट नूडल में अर्थ बॉम्ब मिला दिया था और उनके चेयर पर च्युइंगम लगा दिया था। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग वो मेरी कलीग है, मेरे साथ काम करती है और वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए वह मुझे टच कर सकती है। जिस तरह से तुम मुझे टच करते हो उसको भी टच करने का हक है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, नहीं गग्गा, विंग सिर्फ आपको टच कर सकता है और कोई नहीं। ऐसा कहकर जल्दी से विंग वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी विंग के पीठ को सहलाने लगता है और थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वांगजी को विंग के खराटे की आवाज़ सुनाई देती है। वांगजी जब यह देखता है तो वह मुस्कुरा देता है और विंग को वहीं बेड पर लेटा देता है और विंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या विंग जेलस हो रहा था इसलिए उसने ऐसा किया, या इसका ये सब बचपना है? इसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आइंदा ऐसा मत करना, तुम्हारी वजह से डॉक्टर म्यान म्यान के बाल काटने पड़ेंगे, तुम्हें पता है? विंग रोते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी गगा, आगे से नहीं करूँगा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, ठीक है, आगे से तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे, कोई भी शैतानी नहीं करोगे, अगर ऐसा करोगे तो मैं फिर तुमसे बात नहीं करूँगा। विंग कहता है, नहीं 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 गग्गा, ऐसा नहीं करना, मेरे से बात करना मत छोड़ना, विंग को अच्छा नहीं लगता, एक आप ही तो हो जो मेरे साथ अच्छे से बात करते हो, इसलिए गग्गा मुझसे बात करना मत छोड़ना, मैं आगे से नहीं करूँगा, आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद वांगजी प्यार से विंग के सर को सहलाता है और कहता है, गुड बॉय, मेरी बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगा आइसक्रीम खिलाने के लिए। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, रियली गग्गा, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे बाहर? वांगजी हाँ अपना सर हिलाता है। विंग तो खुशी से नाचने लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विंग अपने फुटबॉल से खेल रहा था। फुटबॉल से खेलते खेलते फुटबॉल अचानक हॉस्पिटल के बैकयार्ड की तरफ चला जाता है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। विंग जब देखता है कि उसका फुटबॉल दूसरे साइड चला गया है तो वो बिना किसी को बताए उस साइड चला जाता है और फुटबॉल लेने लगता है। तभी अचानक उसे बैकयार्ड में कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विंग पास जाकर देखता है तो वहाँ पर हॉस्पिटल के 2 वार्ड बॉय अपना काम कर रहे थे, जिसे देखकर विंग हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग उन दोनों को देखकर अजीब सा फील करता है। वह वहीं पर बैठ जाता है और उन दोनों का कार्यक्रम देखने लगता है। धीरे धीरे विंग को नींद आने लगती है तो विंग वहीं पर सो जाता है। वो दोनों वार्ड बॉय अपना काम खत्म करके विंग को देखे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। उधर विंग जब हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं मिलता तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग विंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह हॉस्पिटल के बैकयार्ड नहीं जाते, वह आसपास ही ढूंढते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया जाता है, लेकिन विंग के गायब होने के सुराग नहीं मिलता। उधर वांगजी भी परेशान हो जाता है और विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन काफ़ी घंटे गुजर जाने के बाद जब विंग नहीं मिलता तो विंग की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि विंग हॉस्पिटल से गायब है। इधर वांगजी पुलिस कंप्लेन भी कर देता है। उधर जब जियांग फैमिली और वैन फैमिली को ये बात पता चलती है कि विंग हॉस्पिटल गायब है, सभी लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। जियांग फैमिलियाँ और वैनकिंग तो वांगजी पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि आपका कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ से एक पर्सन ऐसे कैसे गायब हो सकता है, आप लोगों ने अच्छी तरह जांच नहीं की। वांगजी जब उनकी ये सब बातें सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसे भी विंग की चिंता हो रही थी, जिस वजह से वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वांगजी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर से विंग को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। लगभग शाम हो चुकी थी, लेकिन विंग का अभी भी कुछ पता नहीं था।
सभी लोग परेशान हो रहे थे। वांग जी भी कई बार हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ चुका था कि विंग मिला कि नहीं, लेकिन जब सबने बताया कि नहीं विंग नहीं आया तो वांग जी थक हार कर वापस हॉस्पिटल आ जाता है। सभी लोग चिंता में पड़ गए थे। सभी लोग आपस में बातें करते थे। तभी मैन की नजर हॉस्पिटल गेट पर है जहाँ से विंग अपनी आंखों को बंद हुए अंदर आ रहा था। जब सब विंग को देखते हैं तो सभी लोग हो जाते हैं। वांग जी विंग के पास जल्दी से जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वैन किंग भागकर विंग के पास जाती है और विंग को हक कर लेती है और कहती है कि विंग तुम कहाँ चले गए थे, हम सब लोग कितने परेशान थे। विंग जब ये महसूस करता है कि वैन किंग ने उसे हक कर रखा है तो विंग जोर से उसे धक्का देता है और कहता है डाइन कहेगी। मुझे इस तरह से गले मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, डोंट टच मी। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी भी विंग की तरफ बेबसी से देख रहा था। विंग जल्दी से भागकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक करके उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी से अलग होता है। वांग जी विंग की आंखों में देखता है। उसके बाद विंग से पूछता है विंग तुम कहाँ चले गए थे, हम सब लोग बहुत परेशान थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गग्गा मेरी फुटबॉल ना बैकयार्ड में चली गई थी, मैं उसे ही लेने वहाँ गया था, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे वहाँ पर नींद आ गई और मैं सो गया। जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो सभी लोगों के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और सभी लोग अपने सर पर हाथ मारते हैं। वांग जी गुस्से से अपने स्टाफ की तरफ देखता है और कहता है आप लोगों ने बैकयार्ड की जांच नहीं की थी ना। सभी लोग नाम में सर हिलाते हैं और तभी एक नर्स आती है और कहती है सर बैकयार्ड की तरफ तो कोई भी नहीं जाता, हम लोगों को इस बात पर ध्यान ही नहीं रहा कि विंग वहाँ भी जा सकता है, इस बात के लिए सॉरी। वांग जी कहता है और कहता है आगे से ध्यान रखना, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन जियांग फेमिया और वैन किंग दोनों ही गुस्से में थे। जियांग फेमिया वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं अब हम अपने बेटे को यहाँ नहीं रखने वाले, आप लोगों से इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन विंग ये सुनने के बाद जल्दी से वांग जी के पीछे छुप जाता है और कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपने गगा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आप लोग बहुत बुरे हो, मुझे नहीं जाना है। ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपना चेहरा वांग जी के कंधे पर छुपा लेता है। जियांग फेमिया गुस्से से कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी मैडम यू रोक लेती है और कहती है नहीं रहने दो, अगर विंग यहाँ रहना चाहता है तो उसे यहीं रहने दो, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। जियांग फेमिया जब मैडम यू की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर इस बार गलती हुई तो हम अपने बेटे को यहाँ से ले जाएंगे। वैन किंग अभी भी विंग और वांग जी की तरफ देख रही थी और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस रही थी, क्योंकि विंग ने उसको अपने से दूर कर दिया और उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया और मन में कहती है कि एक बार तुम ठीक तो हो जाओ, फिर मैं बताती हूँ तुम मुझे इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद जियांग फेमिया और मैडम यू वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वैन किंग अभी भी खड़ी थी। मैडम यू वैन किंग की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें घर वापस नहीं जाना। वैन किंग हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद उन दोनों के साथ चली जाती है। उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सामने लेकर आता है और कहता है आज तुमने सबको डरा ही दिया था, आइंदा अगर तुम कहोगे तो को बता करना, इस तरह कहीं भी अकेले मत जाना, चाहे वो हॉस्पिटल का बैकयार्ड ही क्यों ना हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और अपनी 3 उंगलियां सर पर रखकर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ गगा, आज के बाद ऐसे नहीं जाऊँगा। उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। विंग कहता है नहीं गगा आप भी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। वांग जी विंग के साथ रूम में आता है। विंग जल्दी से जाकर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी भी उसी के पास एक स्टूल पर बैठ जाता है और कहता है तुम ऐसे कैसे जाकर बैकयार्ड में सो सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो वह कुछ याद करने लगता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पता है गगा मैंने बैकयार्ड में क्या देखा। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या देखा। मैंने देखा कि वहाँ पर दो मुझे याद नहीं आ रहा गगा, मैं बाद में बोलूँगा। वांग जी कहता है ठीक है तुम्हें जब याद आ जाए तब बता देना। लेकिन विंग फिर से सोचने लगता है। वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है याद आया गगा याद आया, वहाँ पर 2 जने गेम खेल रहे थे। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है गेम, कैसा गेम, मुझे नहीं पता गगा कैसा गेम था। वो दोनों नेकेड थे, कपड़े नहीं पहने हुए थे। जेम्स गगा हेनरी गगा को पीछे से पुश कर रहे थे और हेनरी गगा चिल्ला रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्यों चिल्ला रहे थे। उसी को देखते देखते मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पे सो गया। वांग जी को समझते देर नहीं लगी कि उसने क्या देखा है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है विंग आज के बाद अगर तुम ऐसा कुछ देखोगे तो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगे, जैसे ही तुम ये चीज़ देखोगे वहाँ से दूर हट जाओगे और सीधे अपने रूम में आ जाओगे। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है
उसके बाद कहता है गग्गा आप कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। विहिंग जब ये सुनता है वांग जी अपने घर जा रहा है तो वो उदास हो जाता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? गग्गा आप अपने घर जा रहे हो, लेकिन विहिंग के पास तो उसका घर नहीं है। उसके मम्मी पापा पता नहीं कब आएंगे, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। ऐसा कहकर विहिंग फिर से रोने लग जाता है। विहिंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी कुछ सोचने लगता है। फिर विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग क्या तुम मेरे घर जाओगे? विहिंग जैसे ही ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ गग्गा मैं जाऊँगा आपके घर। वांग जी कहता है ठीक है, आज तो नहीं ले जा सकता, मुझे पहले पूछना पड़ेगा तब जाके मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, इसलिए तब तक वेट करना होगा। विहिंग कहता है ठीक है मैं वेट करूँगा। वांग जी विहिंग के पास आता है और कहता है ठीक है अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग के सर को सहलाता है। उसके बाद उस रूम से बाहर निकल जाता है। विहिंग उसी रूम में खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद नर्स आकर विहिंग को रात का डिनर और मेडिसिन देती है। विहिंग मेडिसिन और डिनर खाने के बाद सो जाता है। विहिंग के सो जाने के बाद वांग जी उसके रूम में आता है और उसी के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। काफ़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है, तभी अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है। वांग जी चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे मियानमैन खड़ी थी। मियानमैन वांग जी की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। वांग जी मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मियानमैन तुम यहाँ? मियानमैन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, सोचा कि तुम्हारे साथ घर चलूँगी, लेकिन जब तुम्हें ढूंढा तो पता चला तुम हो ही नहीं, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम विहिंग के ही रूम में होंगे, इसलिए तुमसे मिलने यहीं आ गई। वांग जी हूँ करता है। फिर मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मियानमैन आज मैं सच में डर गया था। मियानमैन कहती है मैं जानती हूँ तुम डर गए थे, लेकिन वांग जी तुम गलत कर रहे हो। वांग जी हैरानी से मियानमैन की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं गलत कर रहा हूँ? मियानमैन कहती है हाँ वांग जी, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा सिर्फ एक पेशेंट है और तुम उसके डॉक्टर। जब ये ठीक हो जाएगा तो ये वापस चला जाएगा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मियानमैन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पता नहीं क्यों इसकी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इससे दूर रहूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर और एक पेशेंट का प्रोफेशनल रिश्ता होता है, पर्सनल नहीं, लेकिन मैं पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा ही अटैच हो चुका हूँ। अब मैं चाहकर भी इससे दूर नहीं हो सकता। मियानमैन एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है हाँ मुझे भी पता है, और ये भी तो तुमसे अटैच हो चुका है, जिसकी वजह से इसने मेरे साथ वो सब कांड कर दिया। वांग जी हैरानी से मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? मियानमैन कहती है तुम्हें मेरे बाल नज़र नहीं आ रहे, कितने छोटे हो गए, इसी ने तो मेरे चेहरे पर च्युइंगम लगाया था और मेरे नूडल्स की जगह अर्थ बॉम्ब रख दिया था। वांग जी अभी भी हैरानी से मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें पता है? मियानमैन कहती है ऑफकोर्स मुझे पता होगा, मेरे केबिन में सीसीटीवी कैमरा है, मैंने उसी में देख लिया था कि विहिंग ये सब हरकतें कर रहा है, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। वैसे तो विहिंग बहुत क्यूट है, उसके चेहरे पर हर वक्त स्माइल रहती है, लेकिन जब जब वो मुझे तुम्हारे साथ देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखता है। मुझे पता है वो तुम्हें और मुझे देखकर जेलस फील करता है। वांग जी हूँ करता है और उसके बाद वहाँ से उठता है और मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मियानमैन एक सवाल पूछूं? मियानमैन हाँ में सर हिलाती है। वांग जी कहता है क्या ये सचमुच मुझे भूल जाएगा? मियानमैन कहती है कह नहीं सकते, शायद याद भी रखे। अब ये सारी बातें छोड़ो, चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, तुम्हें पता है ना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद मियानमैन और वांग जी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वांग जी अपने कैबिन में था और उसके सामने दो शख्स खड़े थे। वांग जी गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था और कहता है तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम एक पेशेंट के सामने ये सब हरकतें कैसे कर सकते हो? हेनरी और जेम्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं सर हम दोनों कपल हैं, अक्सर हम ऐसे करते हैं। वांग जी कहता है तो करो, लेकिन तुम पेशेंट के सामने कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है विहिंग का अभी कैसी मेंटली हालत है, वो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है और 8 साल के बच्चे के सामने ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। वांग जी की बात सुनकर हेनरी कहता है कि सर हम ये जानते हैं, इसलिए तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई आता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता था विहिंग वहाँ आ जाएगा और हमें देख लेगा। वांग जी कहता है ठीक है, इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से तुम उस बच्चे के सामने कुछ ऐसी हरकतें मत करना। और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों अगर कपल हो तो तुम ये सब हरकतें अपने घर पर क्यों नहीं करते या कहीं और चले जाओ? तुम्हें हॉस्पिटल ही मिला है ये सब करने के लिए। हेनरी और जेम्स अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए सर, आज के बाद हम ऐसी हरकतें यहाँ पर नहीं करेंगे। वांग जी कहता है ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हेनरी और जेम्स जैसे ही ये सुनते हैं तो वह दोनों जल्दी से वांग जी के केबिन से बाहर आ जाते हैं
और बाहर आने के बाद दोनों ही अपने हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं सच में मुझे तो डर लग रहा था कहीं हमें कोई बड़ी पनिशमेंट में ना दे दें या हमें जॉब से ही ना निकाल दें, लेकिन सर ने तो हमें कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही वांग जी अपने केबिन से बाहर आता है और इधर उधर चेक करने लगता है, पेशेंट को चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह विंग के एक रूम में जाता है। विंग अभी अपने टॉय के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है गगा आप आ गए, मैं रेडी हूँ। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है किस चीज़ के लिए रेडी हो? गगा आपने कल बोला था ना आप मुझे अपने घर ले जाएंगे, इसलिए मैं रेडी हूँ। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैंने कहा था लेकिन आज ही ले जाऊँगा, ऐसा नहीं कहा था, हम किसी और दिन जाएंगे। विंग रोने लगता है और कहता है नहीं गगा मुझे आज ही जाना है, आज ही जाना है। ऐसा कहकर विंग अपने हाथ पैर पटकना स्टार्ट कर देता है। विंग के इस तरह रोने धोने की आवाज़ सुनकर मियान मियान उसके रूम में आ जाती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी क्या हुआ ऐसे? वांग जी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है मियान मियान ये मेरे घर जाने की जिद कर रहा है। मियान मियान जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है, लेकिन विंग ने अपने हाथ पटकना बंद कर दिया था और मियान मियान को देखने लगा था और मन में सोचने लगता है चुलेना डायन कहीं की तो फिर ऐसे विंग रहा था। मियान मियान समझ रही थी विंग गुस्से देख रहा है, मियान मियान फेस पर था। मियान वांग जी की तरफ देखती और कहती है वांग जी ले जाना। वांग जी कहता है मियान मियान ऐसे कैसे ले जाऊँ, मुझे हॉस्पिटल में बहुत सारे काम है। तब मियान मियान कहती है वांग जी तुम्हारे बिहाफ पे मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी, एक दिन की तो बात है, ले जाओ। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है ये डायन इतनी बुरी भी नहीं है, चलेगी। ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगता है। मियान मियान विंग के सारे एक्सप्रेशन देख रही थी और अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। इसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है फिर तुम तैयार हो जाने के लिए? विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। वांग जी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। मियान मियान वहीं पर खड़ी थी और उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। मियान मियान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को अपनी कार में लाकर बैठाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम कहाँ जाना चाहते हो, पहले मेरे अपार्टमेंट में जाओगे या कहीं और घूमना चाहोगे? विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है सच में गगा आप मुझे कहीं और भी ले जाओगे? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग फिर बताने लगता है उसे कहाँ कहाँ जाना है। वांग जी भी विंग को उन सब जगह पर ले जाता है जहाँ पर विंग जाना चाहता है, जैसे कि मूवी थिएटर, अम्यूज़मेंट पार्क, रेस्टोरेंट, सब जगह ले जाता है। उन दोनों को घूमते हुए शाम हो चुकी थी। वांग जी अपने मन में सोचता है विंग को अभी हॉस्पिटल ले जाना सही नहीं होगा, इसे मैं अपने अपार्टमेंट में ही ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर वांग जी विंग को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वांग जी के अपार्टमेंट में आकर काफ़ी खुश हो जाता है। वह हर चीज़ को छू छू कर देख रहा था और वांग जी से पूछ रहा था ये क्या है गगा, ये क्या है गगा? वांग जी शांति से विंग के हर सवाल का जवाब दे रहा था। उसके बाद वांग जी किचन में चला जाता है डिनर बनाने के लिए। विंग भी वांग जी के पीछे किचन में आ जाता है और कहता है गगा आपको खाना बनाना आता है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग भी वहीं बैठ जाता है और वांग जी को खाना बनाते हुए देख रहा था। कुछ ही देर में वांग जी खाना प्रिपेयर कर लेता है। उसके बाद वह खुद अपने हाथों से विंग को डिनर करवाता है। फिर विंग को कहता है विंग तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें नींद आ रही होगी। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वह वॉशरूम में चला जाता है। इतने में वांग जी अपने किचन के सारे काम खत्म करके वह अपने बेडरूम में आता है तो देखता है विंग सिर्फ टॉवल में बैठा हुआ था। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है विंग तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मैं फ्रेश तो हो गया लेकिन मेरे कपड़े नहीं हैं। वांग जी ये सुनकर अपने कबर्ड की तरफ जाता है और वहाँ से एक नाइट सूट निकालकर विंग को देता है और कहता है इन्हें पहन लो। फिर वांग जी वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद जब वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है तो विंग अब तक नाइट सूट पहन चुका था और बेड पर लेट चुका था और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गगा आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी भी उसी के पास आकर लेट जाता है और विंग को देखने लगता है। लगभग आधी रात को विंग की नींद खुल जाती है। विंग अपने आसपास देखता है तो वांग जी लेटा हुआ था। विंग को अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सोचता है वो क्या करे। ये सोचकर वह रूम से बाहर आ जाता है और लिविंग रूम में बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है तो वह टीवी ऑन कर देता है और चैनल बदल बदल कर देखने लगता है। एक चैनल पर रियल स्टोरीज शेयर हो रही थी। विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगता है। उसमें कुछ इंटीमेट सीन दिखाए जा रहे थे। विंग उन्हें देखने लगता है। उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बेड से बांधकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर विंग को लगता है ये दोनों कोई गेम खेल रहे हैं। वो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना वह भी अपने गगा के साथ ये वाला गेम खेले। ऐसा सोचकर वह टीवी ऑफ कर देता है और रूम में वापस आ जाता है। वांग जी अभी भी सोया हुआ था। विंग
विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद सोचता है कि टीवी में दिखाया था कि उनके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे, तो मैं भी गगा के हाथ बांध देता हूँ। ऐसा सोचकर वह इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र टाई पर जाती है। वह जल्दी से टाई लेकर आता है और वांग जी के दोनों हाथों को ऊपर बेड से पिन कर देता है। वांग जी के ऊपर आकर बैठकर वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को जब अजीब सा महसूस होता है तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, तो सामने उसके विहिंग था। विहिंग वांग जी के पूरे बॉडी पर किस कर रहा था। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप कूद गए, मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ। वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, विंग ये कैसा गेम है, मेरे हाथ खोलो। विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, गगा ये वाला गेम तो हेनरी गगा और जेम्स गगा खेल रहे थे और मैंने अभी टीवी पर भी देखा, मुझे ये वाला गेम आपके साथ खेलना है। ऐसा कहकर विंग वांग जी के नाइट सूट के बटन को खोलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी ना में सर हिलाता है, लेकिन विंग वांग जी की एक भी बात नहीं मानता। वांग जी बार बार कहता है, विंग मेरे हाथ खोलो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन विंग वांग जी की कोई भी बात नहीं मानता है। कहने के लिए विंग की मेंटल हालत अभी 8 साल के बच्चे की थी, लेकिन इस सबसे विंग की भी बॉडी अराउज महसूस कर रही थी। विंग वांग जी को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और किस में खोने लगता है। विंग वांग जी को ज़बरदस्ती किस कर रहा था। वांग जी अपना फेस इधर उधर कर रहा था, लेकिन वांग जी के दोनों गालों को विंग ने कस के पकड़ रखा था और उसे किस किए जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी भी अपना कंट्रोल खो रहा था। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। विंग अभी भी वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। वह जल्दी से वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ बेड से बंधे हुए थे। वांग जी बहुत कोशिश करने के बाद अपने हाथ खोल पाता है और विंग की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी विंग से जुड़ा हुआ था। वांग जी विंग को धीरे से अपने से अलग करता है, जिस वजह से वांग जी को बहुत पेन होता है। यहाँ तक कि विंग को भी थोड़ा पेन महसूस होता है। विंग नींद में ही पेन की आवाज़ें निकालता है। वांग जी एक पल के लिए विंग की तरफ देखता है और विंग को अपने से दूर करता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी लगभग 1 घंटा वॉशरूम में रहता है। जब वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी आंखें बहुत लाल थी। वांग जी आकर विंग को देखता है, जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और पूरा बेड में सो रहा था। वांग जी विंग को धीरे से उठाता है और उसे काउच पर ले जाकर लेटा देता है और पूरे बेड को क्लीन कर देता है। उसके बाद वॉशरूम से एक बेड क्लॉथ लाकर विंग को भी फ्रेश करता है और फिर वापस विंग को बेड पर लेटाकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। दोपहर के लगभग 12 बजे विंग की आंखें खुलती हैं। विंग इधर उधर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो अभी वांग जी के अपार्टमेंट में है। यह सोचकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, मैं अभी भी गगा के यहाँ हूँ। ये सोचकर फिर वह उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वह वांग जी को ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी रूम में नहीं था। फिर वह किचन एरिया में आ जाता है और किचन में जाकर देखता है तो वांग जी किचन में भी नहीं था। विंग को बहुत भूख लगी थी। विंग इधर उधर वांग जी को बुलाता है और कहता है, गगा आप कहाँ हो, विंग को भूख लगी है, विंग को कुछ खाने को दो। लेकिन वांग जी की कहीं भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। विंग घबरा जाता है क्योंकि वो उस अपार्टमेंट में वह अकेला था। विंग को रोना आ रहा था, इसलिए विंग जोर जोर के रोने लगता है। विंग की रोने की आवाज़ सुनकर वांग जी दूसरे रूम से बाहर निकलता है और विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है तो विंग देखता है कि वांग जी रो रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहता है, गगा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम क्यों रो रहे थे। विंग कहता है, गगा आप मुझे मिल नहीं रहे थे इसलिए मैं रो रहा था, मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को दो ना। वांग जी हूँ में अपना सर हिलाता है और चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे किचन में आ जाता है। वांग जी विंग के लिए कुछ बना रहा था। विंग देख रहा था। थोड़ी देर में वांग जी लंच प्रिपेयर कर देता है और विंग को खाने को देता है। विंग खा रहा था, लेकिन तभी विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है, जो कुछ भी नहीं खा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप नहीं खाओगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम जल्दी से लंच कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और जल्दी जल्दी अपना लंच करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद विंग का लंच करना ख़त्म हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा मैंने लंच कर लिया। वांग जी होम में सर हिलाता है और कहता है, चलो रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। थोड़ी देर में विंग तैयार हो जाता है। वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल आता है और मियान मियान वहीं पर थी। मियान मियान के पास वांग जी आता है और कहता है, मियान मियान क्या तुम कुछ दिन हॉस्पिटल संभाल लोगी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। विंग जब ये सुनते तो हैरान हो जाता है। कहता है, गगा आप कहाँ जा रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है,
कुछ दिनों तक मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी बदमाशी मत करना। विंग हाँ में सर हिलाता है। मियानमियान वांगजी से कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन वांगजी मियानमियान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मियानमियान को बहुत हैरानी होती है और मन में सोचने लगती है क्या हुआ है। वांगजी बहुत उदास नजर आ रहा है। आज से पहले वांगजी कभी भी इस तरह से नहीं दिखा है। फिर मियानमियान विंग की तरफ देखती है जो अपने ही हाथों की उंगलियों से खेल रहा था। मियानमियान विंग से पूछते, विंग क्या हुआ है तुम्हारे गगा को? वो बहुत उदास नजर आ रहे हैं। विंग मियानमियान की तरफ देखता है और कहता है, चुड़ैल आंटी मुझे नहीं पता। मियानमियान विंग की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने? विंग जल्दी से अपने जीभ पर दांत रखता है और कहता है गलती से निकल गया। मियानमियान कहती है अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे गगा इतने उदास क्यों हैं? विंग कहता नहीं पता है, मैं जब सुबह उठा मैं गगा को पूरे रूम में ढूंढ रहा था, गगा रूम में नहीं थे। फिर मैं बाहर जाकर भी ढूंढा, बाहर भी गगा नहीं थे। उसके बाद मैं बहुत जोर जोर के रोने लगा तो गगा दूसरे रूम से बाहर निकले और गगा रो रहे थे, पता नहीं क्यों रो रहे थे। मियानमियान एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर कहती है ठीक है, अब तुम अपने रूम में जाओ, तुमने आज अपनी मेडिसिन भी नहीं ली है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। ऐसा कहकर मियानमियान विंग का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में लेकर आकर बैठा देती है और कहती है तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आती हूँ। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और अपने रूम में ही बैठा रहता है। मियानमियान उस रूम से बाहर निकल जाती है और फिर अपने मन में सोचने लगती है कुछ तो बड़ा ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वांगजी ने लीव ली है, क्योंकि वांगजी ऐसे कभी भी इतने दिनों के लिए छुट्टी नहीं लेता। ऐसा कहकर मियानमियान अपना हेड सेट करती है और वहाँ से चली जाती है। एक दो दिन तो विंग वांगजी के बिना बिता लेता है, लेकिन तीसरे दिन से विंग को वांगजी की बहुत याद आती है। विंग बहुत जिद करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको उसके गगा चाहिए थे। वह पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठाकर रखा था, सबको परेशान करता था, कभी रोने लगता था, कभी चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगता था। मियानमियान भी परेशान हो रही थी, वो वांगजी को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मियानमियान अब ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने में सोचती है ये वांगजी कहाँ पर है। ये सोचकर मियानमियान वांगजी के अपार्टमेंट में जाती है वांगजी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है वांगजी 3-4 दिन से अपने अपार्टमेंट में वापस ही नहीं आया। मियानमियान अब और ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि वांगजी कहाँ पर जा सकता है, उसे ढूंढना होगा, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जिस वजह से वांगजी इस तरह गायब हो गया। उधर विंग को भी संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, ना ही वो अपनी मेडिसिन लेता था ना ही कुछ खाता था, जिस वजह से वहाँ की नर्स डॉक्टर भी परेशान हो रहे थे। मियानमियान आके विंग को समझाती है कुछ दिनों में वांगजी वापस आ जाएगा, लेकिन विंग मानने को राजी नहीं होता। उसे वांगजी के पास जाना था, लेकिन वांगजी के पास वह जा नहीं पा रहा था, जिस वजह से विंग उधर 1-2 दिन बाद मियानमियान के पास वांगजी का एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा था वांगजी यह हॉस्पिटल की जॉब छोड़ रहा है। मियानमियान यह जानकर हैरान हो जाती है कि अब वांगजी कभी भी इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करेगा। पूरे हॉस्पिटल में भी ये खबर फैल चुकी थी कि डॉक्टर लैन अब इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करेंगे। ये खबर विंग के भी कानों में जाती है। विंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपने मन में सोचता है अब उसके गगा इस हॉस्पिटल में अब वापस नहीं आएंगे, उसे अपने गगा से मिलना था, इसलिए वह सोचता है कि वो खुद ही अपने गगा से मिलने जाएगा। इसलिए विंग रात होने का इंतजार करता है। रात को जब सब शांत हो जाता है तो विंग चुपके से अपने रूम से बाहर निकलता है और चोरी चोरी से मेन गेट के पास आ जाता है। मेन गेट के पास गार्ड थे, इसलिए विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बैकयार्ड की याद आती है। बैकयार्ड से भी उसने एक रास्ता देखा था जहां से वह बाहर निकल सकता है, इसलिए वह चुपके चुपके से बैकयार्ड में चला जाता है और वहां के सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल जाता है। उधर मियानमियान वांगजी को ढूंढ रही थी। अचानक मियानमियान को याद आता है वांगजी जब भी ज़्यादा उदास होता है तो वो एक जगह जाता है, इसलिए मियानमियान ने सोचा कि वो वहाँ जाकर वांगजी को चेक करे कि वांगजी वहाँ पर है कि नहीं। इधर विंग वांगजी को ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रहा था। वह जिस किसी से मिलता उसी से पूछता क्या आपने मेरे गगा को देखा है? मेरे गगा मुझे मिल नहीं रहे हैं, उनका घर पता है? सभी लोग विंग को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि विंग एक 25 साल का नौजवान लड़का लग रहा था, लेकिन बातें उसकी छोटे बच्चों जैसी थी। ऊपर से विंग ने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे थे। विंग आसपास के लोगों से पूछ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कुछ अपार्टमेंट पर जाती है। विंग सोचता है उसके गगा ऐसे ही अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि रोड के दूसरे साइड था। विंग सोचता है कि वहाँ चला जाएगा तो अपने गगा को ढूंढ लेगा। वह रोड पार करना उसे पारना नहीं आ रहा, बार बार गाड़ी आ रही थी। विंग बार बार रुक जा रहा था, डर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और विंग को हिट कर देती है। उधर मियानमियान एक विलेज में पहुंच जाती है। एक्चुअली में वांगजी जब भी अकेला महसूस होता था
तो वह इस विलेज में आ जाता था और अपना क्वालिटी टाइम इसी विलेज में बिताता था। इसलिए मियान मियान को इस जगह के बारे में पता था। मियान मियान वांगजी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। उधर मियान मियान जब घर के अंदर आती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि घर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। मियान मियान वांगजी को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। मियान मियान अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करती है और इधर उधर वांगजी को ढूंढने लगती है, लेकिन वांगजी लिविंग रूम में नहीं था। इसलिए मियान मियान बेडरूम में जाकर चेक करने लगती है। मियान मियान बेडरूम को चेक कर ही रही थी, तभी अचानक उसे एक कोने में वांगजी बैठा हुआ दिखाई देता है, जो अपने घुटनों में अपना सर छिपाए हुए था। मियान मियान धीरे से वांगजी के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। वांगजी को जैसे ही यह महसूस होता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, तो वह चौंक जाता है और जल्दी से उससे दूर हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। मियान मियान वांगजी को इस तरह डरा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, वांगजी शांत हो जाओ, मैं हूँ मियान मियान। वांगजी जब मियान मियान को देखता है तो रोने लगता है। मियान मियान वांगजी के पास बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ है, तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। वांगजी रोते हुए मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मियान मियान मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मियान मियान सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। मियान मियान हैरान हो जाती है और कहती है, वांगजी ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे सही से बताओगे क्या किया है तुमने। उसके बाद वांगजी रोते हुए मियान मियान की तरफ देखता है और सब कुछ बता देता है जो उसकी और विंग के बीच में हुआ। मियान मियान जब सारी बातें सुनती है तो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांगजी कहता है, इसमें सारी गलती मेरी ही है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए था लेकिन मैं उससे दूर नहीं हो पाया और ये सब हो गया। मियान मियान वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो तुम बदल नहीं सकते हो ना, लेकिन तुम इस तरह से खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। वांगजी कहता है, नहीं मियान मियान वो बच्चा है, लेकिन मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मियान मियान कहती है, अपने ऊपर दोष देना बंद करो वांगजी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, जो गलती की है विंग ने की थी। वांगजी मियान मियान से कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक मियान मियान का फ़ोन रिंग करता है। मियान मियान अपना फ़ोन पिक करती है और हेलो बोलती है। जैसे ही मियान मियान सामने वाले पर्सन की बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। वांगजी हैरानी से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मियान मियान क्या हुआ है। मियान मियान वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, विंग हॉस्पिटल से भाग गया है। वांगजी जैसे ही ये सुनता है तो चौंक जाता है और कहता है, क्या कह रही हो तुम, ऐसे कैसे वो भाग सकता है। मियान मियान कहती है, जब से तुम गए हो तब से वो बहुत परेशान है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लगे हैं, उसे ज़बरदस्ती करके हमें मेडिसिन और खाना खिलाना पड़ता है, वो हर वक्त तुम्हारा नाम ले लेकर रोता है। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, मियान मियान तुम रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, उसके बाद हम विंग को ढूंढने जाएंगे। मियान मियान हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वांगजी वॉशरूम में चला जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है और मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर रेडी होने लगता है। मियान मियान भी बाहर वांगजी का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में वांगजी रेडी होकर बाहर आ जाता है और मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, चलो चलते हैं। मियान मियान हूँ में सर हिलाती है। उसके बाद दोनों वांगजी के कार में आकर बैठ जाते हैं। वांगजी कार को हाई स्पीड में चला रहा था। मियान मियान घबरा रही थी और वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी कार धीरे चलाओ, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वांगजी हाँ में सर हिलाता है लेकिन अब स्पीड कम नहीं करता। लगभग 1 घंटे में वांगजी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वह जल्दी से कार से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद वह नर्स और वार्ड बॉय और डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, ऐसे कैसे विंग हॉस्पिटल से जा सकता है। तभी एक नर्स आती है और कहती है, सर मैं रात का डिनर लेकर विंग के रूम में गई थी, लेकिन विंग रूम में नहीं था, मैंने सोचा वो इधर उधर गया होगा, तो फिर हम लोगों ने सब जगह ढूंढा लेकिन वह मिला नहीं। फिर हमने CCTV चेक किया तो पता चला कि विंग जानबूझकर यहाँ से भाग गया है। नर्स की बात सुनकर वांगजी खुद ही CCTV कैमरा चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है विंग सचमुच जानबूझकर यहाँ से बाहर गया है। CCTV कैमरा चेक करने के बाद वांगजी सोचता है कि उसे खुद विंग को ढूंढने बाहर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बाहर जाने ही लगता है कि तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वांगजी पुलिस को देखकर रुक जाता है और पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है, आप यहाँ पर। पुलिस ऑफिसर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर आपके यहाँ क्या कोई पेशेंट नंबर 25 है। वांगजी जब पेशेंट नंबर 25 के बारे में सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ उसका नाम विंग है। वह ऑफिसर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है, इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, किस हॉस्पिटल में। ऑफिसर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली में सर उस पेशेंट ने आपके हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे थे, उसी से हमें पता चला कि वह आपके हॉस्पिटल का पेशेंट है और उसे हमने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वांगजी जैसे ही सिटी हॉस्पिटल का नाम सुनता है वहाँ एक पल भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर वांगजी को जाता हुआ देखते हैं और सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इन्हें क्या हुआ है।
तभी मियानमैन ऑफिसर के पास आती है और कहती है, सर एक्चुअली में ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल से गायब था, हम उसी को ढूंढ रहे थे। उसके बाद मियानमैन विहिंग की सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिसर को बता देती है। ऑफिसर कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। मियानमैन भी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मियानमैन जब हॉस्पिटल पहुँचती है और विहिंग के बारे में पूछताछ करती है तो विहिंग के वार्ड नंबर के बारे में मियानमैन को बता दिया जाता है। मियानमैन जल्दी से वहाँ जाती है तो देखती है कि वांगजी बाहर खड़ा है। मियानमैन जल्दी से वांगजी के पास जाती है और कहती है, वांगजी क्या विहिंग ठीक है? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अभी विहिंग बेहोश, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। इतने में और फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है। जियांग फैमिली जब वांगजी को देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, इस तरह कैसे वह हॉस्पिटल से बाहर निकल सकता है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जियांग फैमिली की बातें सुनने के बाद वांगजी जियांग फैमिली से कुछ नहीं कहता, बस अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। मियानमैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वांगजी जल्दी से मियानमैन का हाथ पकड़ लेता है और इशारे में उसे चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद एक नर्स विहिंग के वार्ड से बाहर आती है और सबकी तरफ देखती है और कहती है, पेशेंट को होश आ चुका है, आप लोग चाहे तो उससे मिल सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी विहिंग से मिलने उसके रूम में चले जाते हैं। विहिंग सबकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है। तभी विहिंग की नज़र वैन किंग पर पड़ती है। विहिंग कहता है, वैन किंग तुम यहाँ पर? वैन किंग जब विहिंग के मुँह से अपना नाम सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वैन किंग जब भी विहिंग से मिलने जाती थी तो वैन किंग को विहिंग अजीब ही नज़रों से देखता था और उसे हमेशा उल्टा सीधा कहकर अपने से दूर कर दिया करता था। मैडम यू और जियांग फैमिली जब यह सुनते हैं कि विंग ने वैन किंग को पहचान लिया है तो वह भी जल्दी से विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हें हम याद है? विंग कहता है, अंकल आंट आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप लोगों को मैं भूल सकता हूँ? वैन किंग तो जल्दी से जाकर विंग को हक कर लेती है। विंग भी वैन किंग को हक करता है और कहता है, वैन किंग क्या हुआ है, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? मेरा छोटा सा ही तो एक्सीडेंट हुआ है। वांगजी और मियानमैन अभी भी वहीं पर खड़े थे, लेकिन विहिंग की नज़र उन दोनों पर नहीं थी। वांगजी मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है, शायद उसे सब कुछ याद आ गया। मियानमैन भी हाँ में सर हिलाती है। तभी विहिंग की नज़र मियानमैन और वांगजी पर जाती है तो वह सबकी तरफ देखता है और कहता है, ये दोनों कौन है? वैन किंग मियानमैन और वांगजी की तरफ देखती है और एक डेबली करती है और कहती है, ये दोनों डॉक्टर हैं। विहिंग वैन किंग की तरफ देखकर हूँ करता है और उसके बाद वांगजी और मियानमैन को पूरा इग्नोर करके मैडम यू से बातें करने लगता है। वांगजी को बहुत बुरा लगता है कि विंग ने उसे नहीं पहचाना। वांगजी के आंखों में आंसू आ गए थे। मियानमैन जैसे ही ये देखती है तो वांगजी का हाथ पकड़ती है और वांगजी को वहाँ से बाहर ले जाती है। वांगजी बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। मियानमैन वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, तुम कहाँ जाना चाहोगे, अपने घर या कहीं और? वांगजी मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। मियानमैन वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बिठाती है और उसे सीधे लैन मैंसन में लेकर आती है। वांगजी जब ये देखता है कि वह लैन मैंसन में है तो मियानमैन से कुछ नहीं कहता, चुपचाप मैंसन के अंदर जाने लगता है। मियानमैन भी वांगजी के पीछे पीछे जाने लगती है। वांगजी जब अंदर आता है तो लैन कुरन और लैन सिचन ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वह दोनों जल्दी से वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम यहाँ कितने दिनों बाद आए हो? वांगजी कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वह अपने रूम की तरफ निकल जाता है। मियानमैन भी तब तक अंदर आ चुकी थी। मियानमैन की तरफ लैन कुरन देखते हैं और कहते हैं, मियानमैन क्या हुआ है वांगजी को, वह इतना चुपचाप कैसे है? उसने तो कुछ भी नहीं कहा, ऐसा लग रहा है वह बहुत उदास है। मियानमैन हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद लैन कुरन और लैन सिचन को सारी सच्चाई बताती है। लैन कुरन को अब वांगजी के लिए चिंता हो रही थी। वह वांगजी के पास जाना चाहते थे, लेकिन लैन सिचन कहते हैं, अंकल नहीं, अभी उसे अकेला छोड़ दो, उसे अकेला ही रहना होगा कुछ देर के लिए, हम बाद में उससे बात करेंगे। लैन कुरन लैन सिचन की बात समझ जाते हैं और तुमने ठीक सिचन, उसे कुछ देर अकेला रहना चाहिए। उसके बाद वह मियानमैन से और बातें करने लगते हैं। इधर हम विंग का सीन देखते हैं। विंग हॉस्पिटल में था। वैन किंग और मैडम यू विंग को सारी बातें बताती है, किस तरह 6 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मेंटल हालत एक 8 साल के बच्चे की तरह हो गई थी। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। हैरानी से वैन किंग और मैडम यू की तरफ देखते हैं, दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें लगभग 2 दिन बाद दिखाते हैं। 2 दिन बाद मियानमैन लैन मैंसन में आती है। लैन सिचन और लैन कुरन अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मियानमैन उन दोनों को ग्रीट करती है। उसके बाद वांगजी के बारे में पूछती है। लैन कुरन कहते हैं, वांगजी 2 दिन से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला है। मियानमैन अपना हेड सेक करती है और कहती है, देवदास कहीं का। ऐसा कहकर वह वांगजी के रूम की तरफ जाने लगती है। वह वांगजी के रूम में जाती है तो देखती है वांगजी अभी भी सो रहा था। मियानमैन को वांगजी को इस तरह से देखकर बहुत गुस्सा आता है और पानी से भरा एक जग लेती है और पूरा का पूरा वांगजी के फेस पर डाल देती है। वांगजी झटके से उठता है और अपने सामने मियानमैन को देखता है, कहता है, मियानमैन ये क्या बदतमीजी है? मियानमैन कहती है, बदतमीजी है? तुम 2 दिन से इसी रूम में कैद हो, क्या तुम नहीं जाना? उठो जल्दी से तैयार हो, हॉस्पिटल जाना है।
वांगजी हैरानी से मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है हॉस्पिटल, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी है। हाँ जानती हूँ तुमने वो जॉब छोड़ दी है, लेकिन डीन ने तुम्हारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं की। अभी भी तुम अपने जॉब पर ही हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। ऐसा कहकर मियानमैन वांगजी के करीब जाती है और वांगजी का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद ही वांगजी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। मियानमैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है अब तुम इंसान लग रहे हो, चलो नीचे चलते हैं, तुम्हारे अंकल और गगा नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर मियानमैन वांगजी को अपने साथ ले जाती है। वांगजी को देखकर लैन कुरेन और लैन सिचन खुश हो जाते हैं। लैन सिचन जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है तुम कैसे हो वांगजी। वांगजी बस कहता है और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। मियानमैन भी पास में आकर बैठ जाती है और वांगजी से बातें करने लगती है, लेकिन वांगजी हाँ इस तरह से जवाब देता है। मियानमैन बहुत इरिटेट हो जाती है, लेकिन अभी वह अपने गुस्से को संभालती है और लैन सिचन की तरफ देखने लगती है। लैन सिचन भी इशारों से मियानमैन को कहता है कि शांत रहो। वांगजी का जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है तो वह मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है चले हॉस्पिटल। मियानमैन हाँ में अपना सर हिलाती है। उसके वांगजी मियानमैन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। वांगजी की लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी कहने के लिए, लेकिन नॉर्मल नहीं थी। वांगजी पहले से ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। अब वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था, अपने कैबिन में रहता था या अपने काम से मतलब रखा करता था। मियानमैन ही थी जो उसके पास आकर बकबक वकबक किया करती थी, लेकिन वांगजी बस हाँ में ही उत्तर देता था। उधर विहिंग भी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुका था। उसने फिर से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी को विहिंग के बारे में जानकारी मिलती रहती थी, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था, इसलिए हमेशा उसके बारे में इंस्टा या अदर साइट से न्यूज़ मिलती रहती थी। एक दिन वांगजी की तबीयत खराब हुआ है। मियानमैन उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है तो वांगजी अपने सर पकड़े हुए बैठा था। मियानमैन वांगजी के पास आती है और कहती है क्या हुआ। वांगजी कहता है कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आज हॉस्पिटल भी नहीं गया। तुम्हें फ़ोन किया तो तुम यहीं आ गई। तो फिर मियानमैन कहती है तो क्या करती मैं, मेरा दोस्त बीमार है तो उससे मिलने नहीं आ सकती थी। ऐसा कहकर मियानमैन फिर वांगजी की तरफ देखती है और कहती है कल से तुमने कुछ खाया। वांगजी ना में सर हिलाता है। मियानमैन कहती है मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह किचन में चली जाती है। वांगजी टीवी ऑन करके टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है। कुछ ही देर में मियानमैन वांगजी के लिए सूप तैयार कर लेकर आती है और वांगजी को पीने को देती है। वांगजी एक स्पून पी रहा था, तभी अचानक टीवी पर न्यूज़ आती है कि बी कंपनी के CEO मिस्टर विभूषण की शादी वैन कंपनी के CEO बेन रोहन की बेटी के साथ तय हो गई है। लगभग 15 दिन बाद उन दोनों की शादी होने वाली है। जैसे ही ये न्यूज़ मियानमैन और वांगजी सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। मियानमैन जल्दी से टीवी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वांगजी से कहती है कि सूप कैसा बना है। वांगजी मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मियानमैन सामने से हटो, मुझे न्यूज़ देखनी है। मियानमैन कहती है नहीं, तुम पहले ये बताओ कि सूप कैसा बना है। वांगजी एक गहरी सांस छोड़ता है और मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है मियानमैन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन तुम्हें बता दूं मुझे इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम यहाँ से हटो, मुझे न्यूज़ देखने दो। मियानमैन कहती है सच में। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी एक स्पून सूप पीकर देखता है और मियानमैन से कहता है कि मियानमैन इसमें तुमने स्पाइस और ऑयल नहीं गिरा। मियानमैन कहती वांगजी तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम स्पाइस और ऑयल तो खाते ही नहीं हो। वांगजी कहता है पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे स्पाइस और ऑयल बहुत अच्छा लग रहा है। मियानमैन कहती है तभी तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, तुम्हें स्पाइस और ऑयल नहीं मिलेगा। वांगजी कहता फिर मुझे ये सूप नहीं पीना, ले जाओ यहाँ से। मियानमैन अपना मुंह बनाती है और कहती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह किचन में चली जाती है और स्पाइस और ऑयल लेकर आती है और वांगजी के सूप में मिला देती है। फिर वांगजी सूप पीना स्टार्ट कर देता है। मियानमैन भी वांगजी के पास आकर बैठती है और न्यूज़ देख रही थी। मियानमैन वांगजी की तरफ देखती है और कहती है क्या सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी सूप पीते पीते रुक जाता है और मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे क्या होगा, वो उसकी लाइफ है और ये मेरी लाइफ है, उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ। यहाँ से एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। मियानमैन वांगजी के अपार्टमेंट में थी और वांगजी चुपचाप बैठा हुआ था। मियानमैन वांगजी के पास आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है कुछ नहीं कर रहा। मियानमैन कहती है आज संडे घूमने चले। वांगजी कहता है मेरा मूड नहीं है। मियानमैन वांगजी के पास बैठ जाती है और कहती है मूड मैं ठीक कर दूँगी, तुम जाकर रेडी होकर आ जाओ, हम लोग आज बहुत जगह घूमने जाएंगे, मैंने अपनी पूरी एक लिस्ट बना ली है। ऐसा कहकर वह अपने जेब से एक लिस्ट निकालकर वांगजी के हाथ में देती है। वांगजी जब वो लिस्ट पढ़ता है तो हैरान हो जाता है और कहता है मियानमैन इतनी लंबी लिस्ट, क्या तुम एक दिन में सब कुछ पूरा कर लोगी। मियानमैन मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ, तुम अगर साथ में रहोगे तो मैं सारी जगह जा पाऊँगी। वांगजी अपना हेड सेट करता है और अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। कुछ देर बाद वांगजी अपने रूम से वापस आता है रेडी होकर। मियानमैन वांगजी की तरफ देखती है और कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो,
अगर तुम मेरे फ्रेंड नहीं होते ना, मैं सचमुच तुमसे शादी कर लेती। वांग जी गुस्से से मियान मियान की तरफ देखता है और मियान मियान वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो चलते हैं। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वह दोनों घूमने निकल जाते हैं। मियान मियान वांग जी को बहुत सारी न्यू जगह पर ले जाती है जहाँ कभी वांग जी गया नहीं था। वांग जी भी इंजॉय करता है और मियान मियान के साथ घूमता है। लगभग इवनिंग के समय वांग जी और मियान मियान फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे थे और आपस में बात करते करते जा रहे थे। मियान मियान और वांग जी आइसक्रीम खा रहे थे। मियान मियान वांग जी से कुछ पूछ रही थी, वांग जी भी मियान मियान को बता रहा था। तभी एक कार उनको फॉलो कर रही थी। उस कार में बैठा हुआ पर्सन उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा था और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस रहा था और मन में कहता है कि डायन कहीं की, मेरे गगा से दूर रहो। ऐसा कहकर वह उन दोनों को गुस्से से देखने लगा था। उसके बाद पर्सन वहाँ से चला जाता है। मियान मियान और वांग जी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। वांग जी अपना मुंह बनाता है और कहता है, क्या घर जा रही हो? आधे से ज़्यादा दिन तो मेरे ही घर पर बिता देती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे पास वाले अपार्टमेंट खाली है, तुम वहीं पर शिफ्ट हो जाओ। मियान मियान जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है, तुमने ठीक कहा, मैं कल ही यहाँ के ब्रोकर से बात करूँगी और तुम्हारे पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊँगी। वांग जी जब ये सुनता है तो मुंह बना लेता है और किचन की तरफ जाने लगता है। मियान मियान जब ये देखती है तो पूछती है, तुम किचन में क्या करने जा रहे हो? वांग जी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ। मियान मियान कहती है, तुम खाना बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। अब मैं घर जाकर तो खाना बनाने से रही। वांग जी अपना मुँह बनाता है और खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। मियान मियान वांग जी के लिविंग रूम में बैठ जाती है और टीवी ऑन कर देती है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो मैं रात का डिनर तुम्हारे यहाँ से ही करके जाऊँगी। वांग जी कुछ नहीं कहता, बस खाना बनाना स्टार्ट रखता है। इधर टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि वी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और वी कंपनी के नए सीईओ मिस्टर जियांग फेमिया हैं। वांग जी जैसे ही ये न्यूज़ सुनता है वह लिविंग रूम में आ जाता है और पूरी न्यूज़ सुनने लगता है। मियान मियान भी न्यूज़ सुन रही थी। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और वांग जी मियान मियान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे शुरू से शक था, इसके अंकल आंट अच्छे नहीं हैं। विहिंग अपने अंकल आंट को पसंद नहीं करता था। जब भी विहिंग के अंकल आंट मिलने आते थे तो विहिंग उन्हें भगा दिया करता था। मियान मियान वांग जी की बातें सुन रही थी। उसके बाद वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तो फिर अब तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी कहता है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किचन में जाकर डिनर बना रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से किचन में चला जाता है। मियान मियान टीवी ऑफ कर देती है और वांग जी के पास आ जाती है। मियान मियान वांग जी को घूर घूर कर देख रही थी। वांग जी को जब महसूस होता है मियान मियान उसे ही देख रही है तो वांग जी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है? मियान मियान कहती है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा? वांग जी मियान मियान की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, फ़र्क? मुझे क्यों फ़र्क पड़ने लगा? मियान मियान वांग जी से कहती है, वांग जी विहिंग की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, विहिंग के पास अब कुछ भी नहीं है, ये तुम जानते हो ना? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन उसकी जो मंगेतर है फियोंसे वेन किंग, वो वैन कंपनी की सीईओ की बेटी है। विंग को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है, सब कुछ समझ जाएगा। ऐसा कहकर वांग जी फिर से डिनर प्रिपेयर करने लगता है। मियान मियान अपना हेड चेक करती है और कहती है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते वांग जी। वांग जी हैरानी से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, तुम ये कैसी बात कर रही हो मियान मियान? मियान मियान कहती है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, मैं अभी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर मियान मियान वहाँ से जाने लगती है। वांग जी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मियान मियान डिनर तो करके जाओ, डिनर रेडी हो गया है। मियान मियान कहती है, अब मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर मियान मियान वहाँ से चली जाती है। वांग जी अभी भी मियान मियान को जाता हुआ देख रहा था। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी अभी भी सोया हुआ था। तभी वांग जी को अपने डोर पर बहुत ज़ोर से नोक नोक की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी आधी नींद में ही उठता है और अपनी आंखें अभी तक उसने खोली नहीं थी। वह धीरे धीरे मेन गेट पर जाता है और डोर खोलकर देखता है तो सामने मियान मियान थी। मियान मियान जो बहुत ज़ोर ज़ोर के हाँफ रही थी और वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी कहता है, मियान मियान तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रही हो? मियान मियान कहती है, वांग जी तुम्हें पता है क्या हुआ है? वांग जी कहता है, क्या हुआ है? मैं तो अभी तक सो रहा था। मियान मियान कहती है, विंग का एक्सीडेंट हो गया है। वांग जी जब ये सुनता है तो वह चौंक जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मियान मियान ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, आज सुबह जब उठकर मैं अपना मोबाइल चेक कर रही थी तभी मुझे ये न्यूज़ मिला। ऐसा कहकर मियान मियान अपने फ़ोन को निकालकर वांग जी के हाथ में देती है। वांग जी भी न्यूज़ चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि कल रात को ही विंग का एक्सीडेंट हो गया है। वांग जी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मुझे जाना होगा। मियान मियान कहती है, कहाँ? वांग जी कहता है, हॉस्पिटल जहाँ विंग एडमिट है। मियान मियान कहती है, मैं भी चलती हूँ।
वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से जाता है। म्यान म्यान वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि पहले चेंज तो करके आओ, तुम अभी भी नाइट ड्रेस में हो। वांग जी अपने आप को देखता है और हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से अपने रूम में जाता है और रेडी होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वांग जी म्यान म्यान को लेकर अपनी कार के पास आ जाता है। वांग जी कार चलाने ही वाला था, लेकिन म्यान म्यान उसे रोक देती है और कहती है तुम कार नहीं चलाओगे, देखा जाएगा कि हम एक पेशेंट को मिलने जा रहे हैं, लेकिन खुद ही पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। ऐसा कहकर म्यान म्यान ड्राइवर सीट पर आ जाती है। वांग जी पास वाली पर बैठ जाता है। उसके बाद म्यान कार कर देती है। कार से विंग के हॉस्पिटल पहुंचती है। वांग जी जल्दी से कार से नीचे उतरता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। म्यान म्यान उसे रोकती है, लेकिन वांग जी म्यान म्यान की कोई भी बात नहीं सुनता। हॉस्पिटल के अंदर जाता है। म्यान म्यान अपना करती है और फिर कार को पार्किंग में लगाकर फिर अंदर जाती है। वांग जी अंदर जाकर विंग के बारे में पूछताछ करता है। उसको बता दिया जाता है। वांग जी विंग के वार्ड की तरफ जाने लगता है। तब तक म्यान म्यान भी वांग जी की तरफ आ जाती है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है पता नहीं लड़की के साथ क्या होता है, जब देखो तब एक्सीडेंट ही होता रहता है। वांग जी अपना हेड चेक करता है और कहता है म्यान म्यान अभी तुम्हारे मजाक का समय नहीं है। म्यान म्यान कहती है मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, तुम देखो ना तब से लेकर अब तक उसके 4 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। वांग जी और म्यान म्यान जब विंग के वार्ड के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वैन किंग और उसके फादर बेन रोहान वहाँ पर खड़े हैं। वांग जी और म्यान म्यान वहीं पर रुक जाते हैं। तब तक डॉक्टर भी रूम से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि पेशेंट की हमने जान तो बचा ली है, लेकिन अब वो अपने पैरों पर कभी भी नहीं चल पाएंगे, वो सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा, आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना होगा। बेन रोहान और वैन किंग हाँ में सर हिलाते हैं। वैन किंग अपने फादर की तरफ हैरानी से देखती है। बेन रोहान इशारे से वैन किंग को चुप रहने को कहता है। उसके बाद वह डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर कहते हैं उन्हें होश आ चुका है, आप दोनों चाहे तो उनसे जाकर मिल सकते हैं। दोनों अपने हेड नोट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब ये सुनता है कि विंग अब अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगा तो वांग जी को बहुत बुरा लगता है। म्यान म्यान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है क्या वो उसकी टांगें खराब हो गई, अब वो कभी नहीं चल पाएगा। वांग जी म्यान म्यान की तरफ देखता है और कहता है म्यान म्यान थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी। म्यान म्यान हाँ में अपना सर हिलाती है और उस तरफ देखने लगती है जिस तरफ बेन रोहान और वैन किंग खड़े थे। उसके बाद वैन किंग और बेन रोहान के रूम के अंदर चले जाते हैं। वांग जी और म्यान म्यान भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वह रूम के अंदर नहीं जाते, बस डोर पर खड़े रहते हैं। वैन किंग और बेन रोहान जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विंग अपने बेड पर बैठा हुआ था, उसकी पैरों पर बैंडेज लगे हुए थे। वैन किंग जब ये देखती है तो उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। विंग वैन किंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है वैन किंग कैसी हो तुम। वैन किंग कहती है विंग तुम अब, ऐसा कहकर वह रुक जाती है। तभी विंग मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कभी अपने टांगों पर चल नहीं पाऊँगा। मुझे पता है तुमने अपनी शादी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें की होंगी, लेकिन मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूँगा और तुमसे शादी करूँगा। वैन किंग जब ये सुनती है तो वह अपना सर नीचे कर लेती है। तभी बेन रोहान बीच में बोलता है आई एम सॉरी बेटा, अब वैन किंग की शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से बेन रोहान की तरफ देखता है और कहता है अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वैन किंग और मैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हम दोनों की सगाई तो बचपन में ही तय हो गई थी, मेरे फादर ने और आपने मिलकर मेरी शादी तय की थी। वैन रोहान कहता है हाँ तब की थी, लेकिन अब नहीं, आए दिन तुम्हारा एक्सीडेंट होता रहता है, तुम्हारी जान को खतरा रहता है, मैं नहीं चाहता कि वही खतरा मेरी बेटी को पर भी आए, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं दूंगा। बेन रोहान की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है अंकल ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, वैन किंग मुझसे प्यार करती है। ऐसा कहकर विंग वैन किंग की तरफ देखता है और कहता है वैन किंग तुम बताओ ना अंकल को तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वैन किंग विंग की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर वैन किंग वहाँ से जाने लगती है। विंग वैन किंग को जाता हुआ देखकर कहता है वैन किंग रुको। वैन किंग रुक जाती है। तभी विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है जो दरवाजे पर खड़ा था। वांग जी को देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है डॉक्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अंदर आइए ना, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। वांग जी जब विंग के मुँह से अपना नाम सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और वह रूम के अंदर आ जाता है। विंग वांग जी को देखकर रोते हुए मुस्कुरा रहा था। वांग जी ये देखकर हैरान था। वांग जी विंग के पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो। विंग कहता है हाँ डॉक्टर लैन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद वैन किंग की तरफ देखता है और कहता है ये मेरी फियांसे, आज ही इसने मुझसे अपनी सगाई तोड़ दी है, ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती, क्या आप मुझसे शादी करेंगे मिस्टर लैन। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। वैन किंग और बेन रोहान भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वैन किंग विंग की तरफ देखती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक लड़के से शादी करोगे। विंग स्माइल करता है और कहता है क्यों नहीं कर सकता, हाँ तुमसे प्यार करता था इतने सालों से, तुमने क्या किया, एक पल में ही मुझे छोड़ दिया, जब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं अब भाई जो गया हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इसी में तुम्हारी रॉयल्टी दिखाई देती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर लैन क्या आप मुझसे शादी करेंगे, क्या इस अफाइज को अपनाएंगे। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्या फिर भी आप मुझे अपनाएंगे। वांग जी
हाँ में अपना सर हिलाता है और विंग के पास आता है और कहता है तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं फिर भी तुम्हें अपना। बेनरहान जब ये देखता है तो कहता है कितना डिस्कस्टिंग है। वैनकिंग देखते हुए बेनरहान कहता है कि चलो बेटा, अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं। वैनकिंग भी हाँ में अपना सर हिलाती है और कहती है आपने ठीक कहा डैड, ये एक गे है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ हम दोनों की शादी नहीं हुई, नहीं तो सारी ज़िंदगी भर मुझे रोना पड़ता। ऐसा कहकर वैनकिंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है वैनकिंग थोड़ी देर रुक जाओ। बेनरहान विंग की तरफ देखता है और कहता है अब क्या रह गया है देखने के लिए। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है बहुत कुछ। ऐसा कहकर विंग अपनी जगह से खड़ा होने की कोशिश करता है। वांगजी जब ये देखता है तो जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। विंग वांगजी के कंधे का सहारा लेते हुए खड़ा हो जाता है। ये देखकर सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हारी टांगें तो सही हैं। विंग अपनी टांगों को देखता है और हिलाने लगता है और कहता है हाँ मेरी टांगें बिल्कुल सही है। वैनकिंग हैरानी से विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम तो सही हो, इसका मतलब डॉक्टर ने हमें से झूठ बोला। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है कि डॉक्टर को मैंने ही झूठ बोलने को बोला। तभी वहाँ पर जियांग फेमिया और मैडम यू आ जाते हैं। मैडम यू और जियांग फेमिया को देखकर वैनकिंग और बेनरहान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है आंट आप आ गई, आपने सही कहा था, कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता मैं खुद ही लगा सकता हूँ। और देखो मैंने पता लगा लिया कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मुझसे प्यार नहीं करता। आपने कहा था कि मैं अपनी दिल की बात सुनूं, आज मैंने अपनी दिल की बात सुनी। मैडम यू विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और विंग के पास आती है और कहती है हाँ बेटा तुमने ठीक कहा, जिससे हम प्यार करते हैं वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन जो हमें प्यार करता है वो कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता। बेनरहान और वैनकिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैनकिंग विंग की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है तुम इन लोगों से बात कर रहे हो, इन लोगों ने तो तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम इन्हें इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हो। विंग मुस्कुरा देता है और वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है इन लोगों ने मुझसे मेरा कुछ भी नहीं छीना है, ये तो बस एक दिखावा था, एक छलावा था जो मुझे तुम दोनों को दिखाना था। मैं आज भी वी कंपनी का CEO हूँ, मैंने तो बस दिखावा किया था ब्रेकअप होने का, और अंकल को मैंने अपनी चेयर पर बिठाया था ताकि तुम दोनों की सच्चाई पता चल सके। बेनरहान जब ये सुनता है तो गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा फादर का दोस्त हूँ, तुम्हारे फादर ने ही तुम्हारी और वैनकिंग की शादी तय की थी। विंग बेनरहान की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है जानता हूँ, इसलिए तो मैं खुद अपनी शादी नहीं तोड़ सकता था, मैंने ऐसा किया जिससे आप लोग खुद ही ये शादी तोड़ दें। अब मैं अपने फादर की किसी भी प्रॉमिस के साथ बधा नहीं हूँ, अब मैं जिसे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। बेनरहान और वैनकिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बेनरहान वैनकिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो यहाँ से। ऐसा कहकर बेनरहान वैनकिंग को वहाँ से ले जाता है। मैडम यू और जियांग फेमिया इस्तेमाल करते हुए विंग की तरफ देखते हैं। मैडम यू विंग के करीब आती है और प्यार से इसके सर को सहलाती है और कहती है अब तुम खुश तो हो ना बेटा। विंग हाँ में सर हिलाता है। अब तक मियानमैन चुपचाप खड़े होकर सब तमाशा देख रही थी। वह विंग के पास आती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा नाटक कर सकते हो। विंग स्माइल करता है और कहता है कि प्यार में और जंग में सब जायज़ है। विंग की ये बातें सुनकर मैडम यू मुस्कुरा देती है और कहती है बेटा तुम दोनों बात करो, अब हम चलते हैं। उसके बाद मैडम यू मियानमैन की तरफ देखती है। मियानमैन भी हाँ में सर हिलाते हैं। मैडम यू, जियांग फेमिया और मियानमैन उस रूम से बाहर चले जाते हैं। अब रूम में बस वांगजी और विंग थे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है गगा कुछ बोलोगे नहीं। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें याद है तुम मुझे गगा बुलाते थे। विंग हाँ में सर हिलाता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपनी पट्टियाँ खुद ही खोलने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम्हें सब कुछ याद था तो तुमने उस दिन मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है गगा सचमुच मुझे उस दिन कुछ भी याद नहीं था, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद धीरे धीरे मुझे कुछ याद आने लगा, कुछ फ्लैश मेरे को दिखाई देने लगा। मैं हैरान था कि इस तरह के फ्लैश मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे रात को लगता था। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है रात को, मगर क्यों। विंग अपने सर को खुजाने लगता है और कहता है कि एक्चुअली मैं रात को ना आपको लेकर कुछ अजीब और गरीब ड्रीम्स देखा करता था, मुझे समझ में नहीं आता था ये ऐसा क्यों होता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है किस तरह के ड्रीम्स। विंग वांगजी के पास जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है गगा मैं सपने में देखता था कि मैंने आपको बेड से बांध रखा है और आपके साथ फोर्स कर रहा हूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो विंग देखता है और कहता है वो ड्रीम्स नहीं था, हकीकत में हुआ था। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है आप क्या कह रहे हो, हकीकत में हम दोनों ने वो सब किया। वांगजी सर हिलाता है। विंग कहता है आपने ऐसा कैसे होने दिया, आपने 8 साल के बच्चे को वो सब कैसे करने दिया। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चे ने मेरा हाथ बांधकर
मेरे साथ ज़बरदस्ती की और तुम कह रहे हो 8 साल के बच्चे को कैसे करने दिया? वो तुम खुद ही थे। विंग भूल गए हो? विंग वांगजी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, शिट, मैं अपने आप से ही कैसे जेलस हो सकता हूँ? वो तो मैं खुद ही था ना, लेकिन इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसा कहकर विंग फिर वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। विंग मुस्कुरा कर कहता है, हाँ गगा, बोलिए ना, मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। वो ऐसे करते हुए वांगजी अटक रहा था। विंग अभी भी वांगजी की तरफ देख रहा था और कहता है, गगा बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? वांगजी विंग की तरफ देखता है, थोड़ा नर्वस होता है और कहता है, विंग, मैं एक स्पेशल मेल हूँ। विंग कहता है, हाँ आप बहुत स्पेशल हो, आप मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ऐसा कहकर विंग जल्दी से आकर वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी विंग को अपने से दूर करता है और कहता है, विंग, तुम मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। मैं एक स्पेशल मेल हूँ जो प्रेग्नेंट हो सकता है और इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, तुमने सुना? जैसे ही वांगजी विंग को टच करता है, विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वांगजी विंग को इस तरह गिरता देखकर जोर से चिल्ला पड़ता है, विंग। वांगजी की आवाज़ बाहर तक जाती है। मैडम यू, जियांग फेमिया और मियानमैन हैरान हो जाते हैं। वे तीनों जल्दी से रूम के अंदर आते हैं और विंग को इस तरह से बेहोश देखकर हैरान हो जाते हैं। वांगजी विंग को जगाने की कोशिश करने लगता है। मियानमैन वांगजी के करीब आती है और कहती है, क्या तुमने इसको सब कुछ बता दिया? वांगजी हाँ में सर हिलाता है। मियानमैन मुस्कुरा देती है और कहती है, जोर का झटका जोर से ही लगा है। वांगजी फिर से हमें अपना सर हिलाता है। तभी मियानमैन पानी से भरे हुए एक जग को लेती है और सीधे विंग के मुंह पर झटके से मारती है। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, गगा, आपने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया ना? अभी कुछ देर पहले आपने कहा, क्या वो सच है? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हम लेंस हैं, लेंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। विंग जैसे ही ये सुनता है तो वह फिर से बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी मियानमैन कहती है, अगर इस बार तुम बेहोश हुए ना तो सचमुच मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी, वो भी जानवरों वाला। विंग जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू गगा, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। जियांग फेमिया और मैडम यू एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। मैडम यू विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग, क्या हुआ है? विंग मुस्कुराते हुए अपनी आंट की तरफ देखता है और कहता है, आंट, आपको पता है गगा एक स्पेशल मेल है और वो बेबी बर्थ दे सकते हैं और वो इस वक्त मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। जियांग फेमिया और मैडम यू जब ये सुनते हैं तो वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। वांगजी को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, वह अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। मियानमैन समझ पा रही थी कि वांगजी को शर्म आ रही है। जियांग फेमिया वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते, बेटा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। वांगजी जब ये सुनता है तो वह फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बचपन में उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे एक अंकल हैं जिन्होंने मुझे और मेरे भाई को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो कहता है, ठीक है, मैं उनसे ही बात कर लूँगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, अंकल, आपको वांगजी के अंकल से क्या बात करनी है? जियांग फेमिया विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों की शादी की बात करनी है। क्या तुम दोनों सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाले हो? अब तो तुम दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी करवा दूँ। विंग जब यह सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से आकर जियांग फेमिया को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। जियांग फेमिया विंग के कान पकड़ के खींचते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा से बदमाश थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपनी पागलपंती में भी कांड कर जाओगे। मैडम ये जल्दी से जियांग फेमिया के पास आती है और कहती है, बच्चे का कान छोड़ो, अब वो बड़ा हो चुका है। विंग जब कहता है, देखो टी, अब तो मैं भी बोला हूँ, अब मुझे इस तरह अच्छा लगेगा कि इससे बातें वहाँ पर सब हंसने लगते हैं सिवाय वांगजी के। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम 15 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त वांगजी और विंग रजिस्ट्रार ऑफिस के पास खड़े थे। सभी लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, चले अंदर चलते हैं। विंग और वांगजी हाँ में सर कर हिलाते हैं। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। वहाँ जाकर वह दोनों अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं। विंग तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश था। एक्चुअली में जियांग फेमिया ने जाकर लैन कुरेन से बात की थी। लैन कुरेन को जब ये बात पता चली कि वांगजी प्रेग्नेंट है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि विंग उनका पार्टनर है लैन कुरेन तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जांगसे और कांगसा सरन लैन कुरेन के कॉलेज में फ्रेंड थे। लैन कुरेन को इस बात की खुशी थी कि कम से कम वांगजी ने शादी के लिए हाँ तो की, उसकी लाइफ में कोई आया तो सही। लैन कुरेन और विंग तो चाहते थे कि विंग की शादी बहुत धूमधाम से हो, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया था क्योंकि वांगजी प्रेग्नेंट था और वह ऐसी हालत में इस तरह की शादी नहीं कर सकता। इसलिए सभी लोगों ने डिसाइड किया कि उनकी शादी पहले रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद जब वांगजी की डिलीवरी हो जाएगी तब शादी बड़ी धूमधाम से देंगे। जब वांगजी और विंग की शादी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उन दोनों को ही रेड कार्ड मिल जाता है तो सभी लोग रजिस्टर ऑफिस से बाहर आ जाते हैं।
विंग वांगजी को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और वांगजी को लेकर सीधे अपने वी मैंसन में पहुंचता है। विंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वांगजी के साइड वाले कार का डोर ओपन करता है और वांगजी को बाहर निकालता है। वांगजी देख पा रहा था कि विंग कितना खुश है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम आज तो बहुत खुश हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ खुश नहीं होऊंगा, आज हमारी वेडिंग हुई है तो मैं खुश नहीं होऊंगा तो कौन होगा, और वैसे भी आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। ये कहकर विंग के फेस पर एक डेविल से स्माइल आ जाती है। वांगजी जब यह देखता है तो वांगजी भी स्माइल करता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वांगजी ज़्यादा स्माइल नहीं करता है। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वांगजी सीधे अपने स्टमक की तरफ पॉइंट करता है और उंगलियों से इशारा करते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अंदर जाने लगता है। विंग हैरानी से वांगजी को जाता हुआ देखता है और कहता है, सीरियसली ऐसा नहीं हो सकता, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, हम तो बहुत कुछ करेंगे ना। वांगजी फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं कर सकते, जिससे बेबी को हार्म होगा। ऐसा कहकर वांगजी मैंसन के अंदर चला जाता है। विंग जब ये देखता है तो अपना पैर ज़मीन पर पटकता है और कहता है, सीरियसली मेरे साथ ही ऐसा होना था, आज मेरी वेडिंग नाइट है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पहले उस 8 साल के बच्चे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसा कहकर विंग अपना ज़मीन पर पैर पटकता है और मैंसन के अंदर की तरफ देखने लगता है और अंदर भागता है और चिल्लाते हुए कहता है, बेबी, बाबू, बोबो, रुको मैं आता हूँ, कहकर विंग मैंसन के अंदर चला जाता है। सो गाइज, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट और लाइक करिए जिससे मुझे आगे स्टोरी लाने में मोटिवेशन मिले। और हाँ गाइज, आज जैसे कि सीजे और कृष्णा का बर्थडे है तो सीजे, कृष्णा फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से आप दोनों को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।